होता है? युद्ध किस लिए होता है? वुडरो विल्सन कहते हैं युद्ध शांति स्थापित करने के लिए होता है। वॉर इज़ नेसेसरी टू मेंटेन पीस। शांति को स्थापित करने के लिए युद्ध ज़रूरी होते हैं। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि थोड़ा आप लोग बताएँ, जो जस्ट अभी-अभी नए-नए जुड़े हैं, उनको मैं बता दूँ कि हम लोग एमपीएससी 06 के यूनिट नंबर 6 को पढ़ रहे हैं। यूनिट 6 पर हैं हम लोग। और इसमें हमारा पहला सवाल अ, ये है कि युद्ध के प्रकारों के पे बात करेंगे और किस तरह से युद्ध को रोका जा सकता है। हम 6, 7, 8, 9 ये चारों यूनिट को कवर अप करेंगे, पढ़ेंगे। ये सारे जो यूनिट्स हैं, युद्धों को कम करने से संबंधित है ये पूरे चारों यूनिट्स। तो सबसे पहला सवाल तो ये उठता होगा ना कि युद्ध किसे कहते हैं और युद्ध क्यों होता है? युद्ध के कारण क्या हो सकते हैं? और मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ थिंकर ये कहते हैं कि युद्ध बहुत ज़रूरी है और युद्ध होते हैं शांति स्थापित करने के लिए। तो ये जो वॉर पीस को मेंटेन करने के लिए, एस्टैब्लिश करने के लिए, किसी भी तरह के टेंशन को खत्म करने के लिए, 2 पक्षों के बीच में जो विवाद है, उसको खत्म करने के लिए युद्ध ज़रूरी है। तो आपको क्या लगता है, आपका क्या सोच है इसके ऊपर? थोड़ा-सा आप लोग बताएँ कि युद्ध क्यों ज़रूरी है? और युद्ध शांति स्थापित कर क्या सच में युद्ध से शांति स्थापित होती है? तो इस तरह से बताएँ आप लोग, अपने-अपने व्यूज़ रखें। तो कोशिश कीजिए जवाब देने की। होली कल है, आज नहीं है, तो आज हम पढ़ लेते हैं। होली के हैंगओवर में डूबना नहीं है और एग्ज़ाम की भी तैयारी करनी है। होली भी ज़रूर खेलनी चाहिए और सेलिब्रेट करना चाहिए। तो जैसे हम होली, दिवाली, ईद इन सब की तैयारी करते हैं, ठीक उसी तरह से हमें एग्ज़ाम की भी तैयारी करनी है। ये भी मतलब एग्ज़ाम वो चीज़ है, वो पड़ाव है, जिसे टाला नहीं जा सकता। आप युद्धों को तो टाल सकते हो, लेकिन एग्ज़ाम को नहीं टाल सकते। तो ठीक है, एक आंसर आया है। आप लोग बोलना नहीं चाहते तो लिख कर भी अपना जवाब दे सकते हैं। तो सवाल मेरा ये था कि युद्ध से शांति कैसे स्थापित की जाती है? ये सवाल है। तो चलो थोड़ा आसान करता हूँ मैं इस सवाल को कि अमेरिका ने जापान पे जो परमाणु बम गिराए, उसके बाद जो एक पीस एटमॉस्फेयर बना, तो क्या ये साबित करता है कि युद्ध से शांति स्थापित होती है? जैसे परमाणु बम गिरने के बाद जो है जापान शांत हो गया, तो ये तो बात सही है फिर कि युद्ध से शांति स्थापित होती है। इस बात से तो साबित होता ही है। जर्मनी को जिस तरह से ध्वस्त किया गया, उसके बाद जर्मनी जिस तरह से शांत हो गया, तो ये भी एक प्रमाण है, प्रूफ है, फैक्ट है
कि युद्ध से शांति स्थापित होती है। तो क्या इन उदाहरणों के बाद आप कह सकते हैं कि युद्ध के ज़रिए शांति स्थापित की जा सकती है? कुछ अपने तर्क दीजिए, तो तर्कों के साथ बात को रखिए। हमने शुरू के 3-4 यूनिट्स के अंदर इन बातों को पहले भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो आपको बस वही जवाब देना है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। आप लोग अपना आंसर को तैयार रखें, स्ट्रक्चर को अच्छे से तैयार करें। हिमांशु अग्रवाल जी का आंसर है नो, वर्ल्ड वॉर वन हुआ था, उस युद्ध के परिणाम स्वरूप हिटलर और मुसोलिनी का भी जन्म हुआ था। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सही बात है। तो कुछ युद्धों से अगर हाँ, बिल्कुल ठीक जवाब, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। युद्ध आखिरी ऑप्शन होना चाहिए, आखिरी विकल्प होना चाहिए। जब बहुत ज़रूरी हो जाए और इसके अलावा कोई रास्ता ना बचे, तब युद्ध होना चाहिए। बिल्कुल ठीक जवाब। तो युद्ध को जितना हो सके टाला जाना चाहिए, क्योंकि इतिहास गवाह है कि युद्ध से कभी भी डेवलपमेंट नहीं होता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जिस तरह से दुनिया ध्वस्त हुई और जिस तरह से पूरी दुनिया में एक रचनावाद, कंस्ट्रक्टिविज़्म फैला, आया, और कंस्ट्रक्टिविज़्म यानी यानी कि जो सेकंड वर्ल्ड वॉर ने जो दुनिया को नुकसान पहुँचाया, उस नुकसान को फिर से भरपाई करना और रीस्टोर करना, रीजनरेट करना, रीशेप देना पूरी दुनिया को, ये तो ये दर्शाता है कि युद्ध से कभी भी विकास नहीं हो सकता, और विकास हो सकता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट से, विकास हो सकता है ट्रेड पार्टनरशिप से, व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने से विकास हो सकता है। 1990s से पहले की दुनिया में और 1990s के बाद की दुनिया में बड़ा अंतर है। 1990s के बाद पूरी दुनिया एक इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की आइडियोलॉजी को फॉलो करती है और डेवलपमेंट के काम को आगे बढ़ाती है। पूरी दुनिया में 1990s के बाद जो डेवलपमेंट आए, आप उसको देख के प्रमाण है इस बात का, प्रूफ है ये इस बात का कि युद्धों से डेवलपमेंट नहीं हो सकता, युद्ध से विकास नहीं हो सकता। आप दूसरों के क्षेत्र को जीत सकते हो, लेकिन दूसरों के क्षेत्र को जीतने के बाद जो दूसरों के क्षेत्र में जो समस्याएँ हैं, वो भी आपकी हो जाती है। तो उन समस्याओं को भी आपको सुलझाना पड़ेगा। महाभारत का भी युद्ध हुआ था धर्म की रक्षा करने के लिए, जो बहुत ज़रूरी हो गया था, अपरिहार्य हो गया था, अनिवार्य हो गया था। हाँ, ठीक है। हाँ, अच्छे अच्छे विचार आ रहे हैं आप लोगों के, बहुत अच्छे। तो बिल्कुल, मैं इस बात का समर्थक हूँ कि युद्ध, लड़ाई, झगड़े, हथियार, ये आखिरी ऑप्शन होना चाहिए। बातचीत से मामले को सुलझाना चाहिए। कोई एक बार बात नहीं मानता, 2 बार करो, 3 बार करो, 4 बार करो। बातचीत के कई सारे स्टेजेज़ होते हैं। जैसे अगर 2 लोग बात कर रहे हैं, तो जैसे घर के अंदर झगड़े हो रहे हैं, 2 भाइयों के बीच में झगड़े हो रहे हैं, तो दोनों भाई मिलकर भी निपट नहीं पा रहे हैं, बातचीत का रास्ता खोले हुए हैं, फिर भी नहीं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि रिश्तेदारों को बीच में आना चाहिए, और जब रिश्तेदार बीच में आते हैं, लड़ाई तो तब शुरू होती है। बात तो ये भी एक फैक्ट है कि जब रिश्तेदार आते हैं, तो वो जो बातचीत का दौर है, वो युद्ध में तब बदलता है जब रिश्तेदार आते हैं। तो कुछ रिश्तेदार ऐसे भी होते हैं जो ये चाहते हैं कि बातचीत क्यों हो रही है, लड़ाई होनी चाहिए सीधी। लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में यूएनओ और जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर ये मध्यस्थता कर रहे हैं,
मीडिएटर बन रहे हैं, तो केवल शांति स्थापित करने के लिए। लेकिन एक फैक्ट और भी है कि जब 2 लोगों की लड़ाई जो है वो जिसमें 4 और लोग आ जाते हैं, जब लड़ाई ओपन हो जाती है, खुल जाती है, तब जो लोग बीच में घुस गए हैं लड़ाई के, उनके अपने भी कुछ स्वार्थ होते हैं। वो स्वार्थ ये वो उनके भी अपने-अपने स्वार्थ, इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो सकता है उनका, आर्थिक स्वार्थ हो सकता है, राजनीतिक स्वार्थ हो सकता है। तो वो क्या होता है कि जब आप 2 देशों के बीच में अगर बीच में कुछ और 2 और देश आ जाते हैं, तो फिर वो जो 2 देश हैं ना, वो देश नहीं युद्ध का मैदान बन जाते हैं और लड़ाई शुरू होती है और फिर उसके बाद वो 2 देश जो हैं वो मल्टी डायमेंशनल जो है वो बाउंड्री बन जाता है वो। कई सारे आयाम उसमें आ जाते हैं, बहुत सारे आयाम और जुड़ जाते हैं उसमें। तो वो 2 देशों की लड़ाई जो है वो बढ़ती चली जाती है। सिंपल सी बात है, कोई भी देश अगर बीच में घुसेगा, वो अपना इंटरेस्ट भी देखेगा। जैसे रूस यूक्रेन के मामले में दुनिया के कई सारे देश जो हैं वो मध्यस्थ की बात कर रहे हैं, मीडिएटर होने की बात कर रहे हैं, तो उन सब के अपने-अपने स्वार्थ होंगे। स्वार्थ क्या हो सकते हैं? कि वो अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट ढूँढ रहे हैं कि हमारा हमें बेनिफिट किस तरह से मिल सकता है। जैसे रूस और अमेरिका में दोनों के पास तेल के भंडार हैं। अब ये है कि कोई वॉर में इन्वॉल्व होगा, तो वो सस्ते दामों में तेल बेचकर अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को फुलफिल करना चाहेगा। तो ऐसे में जैसे कि मान लो कि रूस जो है आज मुश्किल दौर में है और वो अपने पेट्रोल को सस्ते दामों में बेच रहा है ताकि वो इकोनॉमी उसकी स्ट्रांग हो सके। लेकिन इससे क्या उसकी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी या और कमज़ोर हो जाएगी? क्योंकि कोई भी युद्ध होता है, वो तो स्वाभिमान, आत्मसम्मान, ईगो, अहंकार, ये सब भी एक बहुत बड़ा कारण होता है, वरना समझदार आदमी कभी भी लड़ाई नहीं करता। तो एक तो ये कि अब ये बात उठी है तो मुझे ज़रा ये बताओ कि रूस-यूक्रेन जो युद्ध है, इसमें गलत कौन है? इस पर मुझे कुछ बताओ। इसमें गलत कौन है, सही कौन है? तो और रूस की ये क्या मजबूरी थी कि वो यूक्रेन से भिड़ गया? ये बताएँ आप लोग, थोड़ा 1-2 पॉइंट बताएँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कुछ आंसर देते हैं, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आंसर बड़े अच्छे-अच्छे आते हैं आप लोगों की तरफ से, तो मैं इसलिए भी। आप लोगों के ज़रिए मुझे भी कुछ नई चीज़ मिल जाती है कि लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए कुछ नई चीज़ मिल जाती है कि आप लोगों का जो व्यूज़ है, मेरे को हमेशा पसंद आया आप लोगों का व्यू। क्लास में जब भी कुछ बोलते हैं, मेरे को बड़ा पसंद आता है। इसलिए भी थोड़ा-सा मेरी इच्छा होती है कि मैं आप लोगों के थोड़े व्यूज़ जान लूँ। मुझे भी हेल्प मिलता है इससे। रूस की मजबूरी राष्ट्रीय सुरक्षा और किसी भी देश का सर्वोपरि करता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। नाटो में यूक्रेन का शामिल होना, ठीक है। हुँ। सही बात है, ठीक। तो बहुत अच्छी बात है। रूस और यूक्रेन का अपना एक अपने-अपने स्वार्थ हैं। रूस जो है अपने एरिया, क्षेत्र, जो बॉर्डर हैं, उन बॉर्डर की जो सिक्योरिटी है, वो चिंता का विषय है रूस के लिए। रूस के जो बॉर्डर्स हैं, वो चिंता के विषय हैं। बॉर्डर के आस-पास जो हैं, अब यूक्रेन भी कोई मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से कोई छोटा-सा देश नहीं है। यूक्रेन भी अच्छा खासा बड़ा देश है और यूक्रेन जो है वो काफ़ी फूड जनरेट करता है जो यूरोप को सप्लाई करता है, इसलिए यूरोप के देश यूक्रेन को सपोर्ट भी करते हैं। पूरी दुनिया के देश सपोर्ट भी करते हैं उसको। रूस की चिंता है कि उसकी जो इंटरनल सिक्योरिटी है, जो बॉर्डर एरिया में जो सिक्योरिटी का जो सवाल है, वो काफ़ी संदिग्ध है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इन जगहों के ऊपर देखो कोई भी होगा किसी देश के जैसे कि आपका मोहल्ला है मान लो, आपके मोहल्ले के आस-पास अगर गुंडे बदमाशों का जमावड़ा होता है, तो ये आपके लिए चिंता की बात है। ठीक उसी तरह से ही
रूस के एरिया के आसपास अगर नेटो का और बाकी सैन्य संगठनों और गुटबाजियों का जो है वो संख्या बढ़ेगी, हलचल बढ़ेगी, गतिविधि बढ़ेगी, तो वो रूस के लिए ये चिंता की विषय है, चिंता की बात है। अगर एक एरिया, बहुत बड़ा एरिया अगर नेटो के रूप में एक बड़ा शक्ति बनता चला जाएगा, तो वो रूस की संप्रभुता के लिए भी एक बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति होगी। तो इसीलिए रूस जो है, वो अपने बचाव में, अपने आसपास होने वाली जो इस तरह की जो मिलिट्री एक्टिविटीज़ है, इसको कम करना चाहता है वो। और रूस मतलब यूक्रेन एकदम रूस से चिपका हुआ, रूस एक एक 1990 से पहले तो यूक्रेन रूस का ही हिस्सा था। तो एक तरह से जो रूस के अंदर भी जो बहुत सॉरी यूक्रेन के अंदर भी जो ये बहुत सारे यूक्रेनियन हैं, ये बहुत बड़ी संख्या में रूस के समर्थक भी हैं। तो ये इस तरह से, क्योंकि उनका जो एथनिसिटी है, वो मिलती-जुलती है। तो रूस और यूक्रेन में जो लोग हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके रिश्तेदार यूक्रेन में हैं। रूस में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके रिश्तेदार यूक्रेन में, जैसे भारत-पाकिस्तान वैसे ही रूस-यूक्रेन। तो इनके बीच में अगर कोई वॉर हो रही है, झगड़ा हो रहा है, टेंशन हो रहा है, तो वो बॉर्डर सिक्योरिटी को ही मेन कंसर्न होना चाहिए, और वही होगा। इस वजह से रूस जो है वो लड़ रहा है। लेकिन युद्ध जो है वो एक लिमिटेड दायरे में हो रहा है, ये फैल नहीं रहा है। तो इसके ना फैलने की वजह बता सकते हो? ये भी बताओ आप कि अ, युद्ध जो है बड़े स्तर पर नहीं फैल रहा है। यानी कि परमाणु युद्ध की स्थिति नहीं बन रही है। क्या कारण है कि परमाणु स्थिति नहीं बन रही है? ये भी एक चिंतनीय विषय है, सोचनीय विषय है। इस पे चर्चा होनी चाहिए कि परमाणु युद्ध क्यों नहीं हो रहा? फिलिस्तीन, इज़राइल फिलिस्तीन वाले मामले में भी जो युद्ध ये हो रहे हैं दोनों जगह पे, यहाँ पर बड़े स्तर पर युद्ध क्यों नहीं हो रहे? डब्ल्यूएमडी का इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा? डब्ल्यूएमडी, एक क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज डब्ल्यूएमडी? डब्ल्यूएमडी क्या है? डब्ल्यूएमडी, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। बहुत बड़े स्तर पर जो विध्वंस करने वाले जो हथियार होते हैं, उसको, उन हथियारों को डब्ल्यूएमडी कहा जाता है, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। तो किसी भी तरह के जो जैविक हथियार हैं, परमाणु हथियार हैं, इनका इस्तेमाल करने से क्यों बच रहे हैं ये? और आज की डेट में जो अंतरराष्ट्रीय वातावरण बना है, जो इंटरनेशनल एटमॉस्फेयर एक बना है, इसके अंदर आपको क्या लगता है कि आज ग्लोबलाइजेशन के दौर में एक देश जो है वो पूरी दुनिया के सिद्धांतों, विचारों, आदर्शों, दृष्टिकोणों से अलग हटकर अपना खुद का एक नजरिया रख सकता है क्या? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो ये इसको किस तरह से कह सकते हैं हम? अमेरिका का जापान पर जो परमाणु हमला हुआ था, उसके परिणाम से सभी परिचित हैं। ठीक है, अच्छा आंसर है। इसलिए अब उससे भी ज़्यादा खतरनाक नरसंहार करने वाले हथियार मौजूद हैं। ठीक है। रूस की मजबूरी राष्ट्रीय सुरक्षा, ड्यू टू वेस्टर्न इंटरेस्ट अवॉइड मास डिस्ट्रक्शन। ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया जवाब, सही जवाब, ठीक है। तो ये कुछ आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छे जवाब, ठीक है। तो युद्ध के बारे में बहुत सारे थिंकर्स बहुत सारी बातें कर रहे हैं। ओपन हिम नाम के एक थिंकर हैं, तो वो कहते हैं कि युद्ध दो या दो से ज्यादा राज्यों के बीच में फुल मिलिट्री कैपेबिलिटी के साथ एक ऐसी लड़ाई, ऐसी प्रतिद्वंदिता जिसका लक्ष्य केवल एक ही है, और वो है
एक दूसरे को परास्त कर देना और जो पीस एग्रीमेंट्स हैं, शांति शर्तें और समझौता है वो लाद देना और जो मतलब ये जो शर्तें हैं, जो जीत जाता है वो अपनी मर्ज़ी से, अपनी इच्छा से अब सारी शर्तों को लाद देता है दूसरे के ऊपर जो हार जाता है। तो यही है युद्ध। कोई भी युद्ध जो होता है, अगर हो रहा है तो समझो कि वो अपनी चरम स्थिति को हासिल कर रहा है, इसलिए ये युद्ध हो रहा है। क्योंकि युद्ध जो है वो अंतिम विकल्प होता है किसी भी संघर्ष के, किसी भी बातचीत का जो किसी भी तरह का जो टेंशन है, उसकी आखिरी स्टेज युद्ध ही होती है। जब कॉन्फ्लिक्ट होता है, संघर्ष होता है, तो शांति भंग हो जाती है। तो युद्ध क्या है? युद्ध एक ऐसा अ, स्टेज है, युद्ध एक ऐसा तरीका है जो एक ऐसे जहाँ पे शांति ना हो, ऐसे माहौल में युद्ध जन्म लेता है, जहाँ पे शांति ना हो। मतलब ये कि जहाँ की शांति भंग हो जाए, वहाँ युद्ध जन्म लेगा। तो ये है युद्ध के अर्थ। हॉबेल कहते हैं युद्ध सामाजिक समूह एक सामाजिक समूह का दूसरे सामाजिक समूह पर ऑर्गेनाइज्ड तरीके से अटैक करना युद्ध कहलाता है। युद्ध के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे राजनीतिक कारण, सत्ता हासिल करना एक कारण हो सकता है युद्ध का। आर्थिक कारण हो सकता है, दो देशों के बीच में जब इकोनॉमिक इंटरेस्ट आपस में टकराता है तो युद्ध हो सकता है। जैसे चीन और भारत के इकोनॉमिक इंटरेस्ट, भारत पाकिस्तान का इकोनॉमिक पॉलिटिकल इंटरेस्ट, जैसे रूस यूक्रेन का इंटरेस्ट, मिलिट्री इंटरेस्ट, पॉलिटिकल इंटरेस्ट, जैसे फिलिस्तीन इजराइल का सांस्कृतिक या मनोवैज्ञानिक या पॉलिटिकल, ये कई सारे कारण हो सकते हैं कि रूस और फिलिस्तीन की सॉरी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में संघर्ष हो रहे हैं। तो ये जो इजराइल और फिलिस्तीन जो कॉन्फ्लिक्ट है, इजराइल और फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट है, इसमें सही कौन है, गलत कौन है, ये बताइए। और कारण क्या है, क्या कारण है कि इनके बीच में लड़ाई क्यों हो रही है, क्या रीजन क्या है, सबसे बड़ा कारण क्या है? क्योंकि इस मैटर पे पूरी दुनिया बटी हुई है। भारत का क्या स्टैंड है? आप लोग न्यूज़ पढ़ते होंगे, तो ज़रूर कुछ ना कुछ आप लोगों का भी एक व्यू पॉइंट है इन चीज़ों पे। देखो युद्ध जैसे कि कारण, ये जो कारण बताए राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, अंतर्राष्ट्रीय, मनोवैज्ञानिक, ये कुछ 5-6 कारण हैं जिसकी वजह से युद्ध होता है। तो जो फिलिस्तीन और इज़राइल का युद्ध है, वो इनमें से कौन-सा कारण आपको लगता है? सर लैंड एंड रिलीजन। ठीक है। और ये जो 2 देशों के बीच में वॉर होते हैं, इसमें बाकी देशों का इन्वॉल्वमेंट कैसे होता है? अच्छा, रूस और यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, दूसरी तरफ इज़राइल फिलिस्तीन की लड़ाई हो रही है। ये दोनों ही देश हमसे तो दूर हैं, लेकिन इन दोनों देशों के युद्ध, ये जो 4 देश आपस में 2 अलग-अलग जगह पे 2-2 करके लड़ रहे हैं, इनका अमेरिका, चीन, भारत, इनके ऊपर किस तरह से असर पड़ रहा है? थोड़ा-सा ये डिस्कस सर करते हैं 2 इकोनॉमिक तौर पे इन पे असर पड़ रहा है सर। सर जैसे मिनट। कि जो इसराइल और फ़लस्तीन के बीच में है, उससे सर हमारा ऑयल पे वो इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि जो मिडल ईस्ट कंट्री है वो फ़िलिस्तीन के सपोर्ट पे है। और जो हूथी रेबल्स है सर, वो भी काफ़ी इंटरप्ट करते हैं हमारे उसको, शिप्स को जो इंडिया आ रही है। ठीक। अच्छा, एक सवाल है कि देखो जिस तरह से ये इज़राइल फ़िलिस्तीन वाले मामले में पूरा जो गल्फ़ कंट्रीज़ है, खाड़ी देश हैं, इस्लामिक जो कंट्रीज़ हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन सारे इस्लामिक देश इकट्ठे होकर, एकजुट होकर, फ़िलिस्तीन के साथ अपनी सेना को खड़ा करके, वो क्यों उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? ये भी एक सवाल है, क्योंकि जब ये शुरू हुआ था, तब अलग-अलग तरीके से बोला जा रहा था। आज आप लोग देख रहे हो गाज़ा में क्या हो रहा है। गाज़ा में क्या हो रहा है आप लोग देख रहे हो।
भूख से मर रहे हैं जिनोसाइड। लोग और मेडिकल समस्या सामने खड़ी हो गई है। वहाँ पे मतलब नरसंहार एक तरह से पूरी तरह से बर्बाद और तबाह हो चुका है। वहाँ की वीडियोस जो आ रहे हैं वो दिल दुखाने वाले वीडियोस आ रहे हैं। छोटे-छोटे बच्चों के साथ समस्या किस तरह से ज़ुल्म हो रहा है, मौतें हो रही हैं, मेडिकल फैसिलिटी ना मिलने की वजह से स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, रिसर्च सेंटर ये सब ध्वस्त हो ही गए हैं। तो एक इस तरह से भी आप देख रहे हो कि बिना परमाणु बम फेंके भी एक बहुत भयानक स्थिति वहाँ बन चुकी है। तो इसको रोके जाने की ज़रूरत है, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है? क्यों सारे मुस्लिम देश जो पहले बोल रहे थे कि हम साथ हैं, लेकिन आज साथ में नहीं आ रहे हैं? उनका क्या 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 ऐसा तो नहीं है कि वो सब देश अपने-अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को देखते हुए इस युद्ध से दूरी बना ली है और छोड़ दिया अकेले फिलिस्तीन को? क्या कारण हो सर सकता इसमें भी सर 2 ओपिनियन है। सर जो आधी कंट्री है जैसे कि सऊदी अरेबिया, यूएई ये सब, सर वो अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट देखते हैं और जो सर दूसरा इनमें कारण है वो इनमें सुन्नी और सूफी जो राइवलरी है, वो भी एक कारण हो सकता है कि सर ये आपस में कोऑपरेट नहीं करती कंट्री। है? ठीक है, ठीक है, सही पॉइंट है आपका। इकोनॉमिक इंटरेस्ट बिल्कुल, बिल्कुल नेशनल इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं ये। देवास्मिता दत्ता कुछ बोल रही थी, बोलिए। इसमें कुछ है जियो? हाँ सर, ये जो बोल रहे हैं शिया सुन्नी वाला भी एक बहुत बड़ा मैटर है, क्योंकि इन दोनों में भी बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहता है। इस वजह से भी ये में भी नहीं है। सर और जैसे कि ईरान हाँ, ठीक ठीक कहा देवास्मिता। हाँ, हर्ष बोलिए। सर जैसे कि ईरान और उसमें है, सऊदी अरेबिया में, इनमें भी काफ़ी आपस में राइवलरी है। बिल्कुल ठीक, ठीक। सर इसमें हम पर्सपेक्टिव अगर डिफेंस को भी लें तो सर वो भी वन ऑफ द मेन फैक्टर हो सकता है, क्योंकि सर जो मिडिल ईस्ट की जो मेजर इकोनॉमी है वो डिफेंस के लिए यूएस पे डिपेंड करती हैं। तो सर जो इसराइल है उसको सीधे बैकिंग है यूएस की। तो सर डायरेक्ट कोई इसराइल पे अटैक करके यूएस को नाराज नहीं करना चाहेगा। सर वन ऑफ द ये भी कारण हो सकता है। हाँ, बिल्कुल ये बहुत बड़ा कारण है, सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल, बहुत बड़ा कारण है। हाँ, कुछ और लोग भी बोल रहे थे, बोलिए। तो बहुत बढ़िया कारण आप लोगों ने बताए हैं। आप लोग अगर आंसर में ये कारण लिखेंगे, इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए, तो उदाहरण के तौर पे, एग्ज़ाम्पल के तौर पे ये दे सकते हैं, क्योंकि सीधे-सीधे ऐसा कोई रूस-यूक्रेन वाला क्वेश्चन तो बनेगा नहीं। लेकिन इस तरह के इनडायरेक्टली आंसर देकर आप युद्धों के प्रकार, युद्धों के बढ़ने की वजह, युद्धों के कारण, इसमें एग्ज़ाम्पल के तौर पे दे सकते हैं। और एक वो बात गुड ये है मॉर्निंग कि सर। हाँ, हाँ, बोलिए, बोलिए। सर, आप बार-बार इज़राइल और पैलेस्टीन वॉर कह रहे हैं, तो क्या उसको इज़राइल-पैलेस्टीन वॉर कहना सही है? जबकि वो तो इज़राइल और हमास के बीच में एक ऑपरेशन हो रहा है, जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशन है। जबकि अगर वेस्ट बैंक उसमें इंडल्ज होगा तब उसको कहेंगे इज़राइल और पैलेस्टीन वॉर। मैं इज़राइल-फ़िलिस्तीन इसलिए कह रहा हूँ कि चलो ये मान लेते हैं कि ये हमास और इज़राइल के बीच में है, ठीक है। लेकिन हमास ये जो हमले कर रहा है, या हमास जिस जगह पे उसने अपना ऑपरेशन जहाँ से कर रहा है, वो ज़मीन किसकी है? तब वो गाज़ा स्टैंड भी तो स्ट्रिप जो पैलेस्टीन के लिए लेता है सर। देखो, इसे हम फ़िलिस्तीन वॉर कहेंगे। फ़िलिस्तीन बच नहीं सकता। इसका मतलब सर फ़िलिस्तीन आप ये वो जो बोल के टेररिस्ट अटैक किए तो उसने उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। देखो, किसी देश की ज़मीन से कोई आतंकवादी संगठन अगर अपने मकसद पूरे कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो देश उस आतंकवादी संगठन को समर्थन कर रहा है। आप किसी भी विचारधारा के हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कोई संगठन अगर आपका देश इस्तेमाल कर रहा है और आप उसका कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप उसका साथ दे रहे हैं। जैसे कि पाकिस्तान की धरती से भारत के ऊपर आतंकवादी हमले होते हैं, तो इसे भारत वर्सेस आतंकवाद नहीं कहते, इसे भारत वर्सेस पाकिस्तान कहते हैं। ठीक उसी तरह से ही आप उसको भी लेंगे, क्योंकि किसी की ज़मीन से अगर आतंकवादी हमले कर रहे हैं और कोई वो देश ये कहे कि इन आतंकवादियों से हमारा कोई संबंध नहीं है, तो वो अपनी ज़मीन इस्तेमाल करने के लिए क्यों दे रहे हैं? हवा से लड़ें, वो हवा में लड़ें। वो हाँ खाली पड़ा हुआ है। तो ये अगर कोई भी देश ज़मीन दे रहा है, तो उसको उस देश के समर्थन मिल रहा है, इसका मतलब ये है। और फ़िलिस्तीन का सरकार ने तो ये भी कहा कहा था, मैं इस बात से सहमत हूँ। फ़िलिस्तीन की सरकार ने कहा था कि हमास इज़ नॉट फ़िलिस्तीन।
हमास जो है फिलिस्तीन के लोगों का प्रतिनिधि नहीं है। अगर प्रतिनिधि नहीं है तो मिटाओ हमास को, तो फिर मिटा दो हमास को, खत्म करो हमास को। हमास तो गलत काम कर रहा है, हमास आतंकवादी संगठन है। और उनके जो उद्देश्य हैं वो क्या है, वो बड़े खतरनाक और घातक उद्देश्य हैं। आईएसआईएस के उद्देश्य खतरनाक है, अलकायदा के उद्देश्य खतरनाक है, अफगानिस्तान के अंदर तालिबान जो कर रहा है वो खतरनाक है। और ये सारे खतरनाक संगठन हमास को सपोर्ट करने की बात करते हैं, लेकिन ये सपोर्ट क्या करेंगे? इजराइल खुद भी अगर कहे कि भाई हमास और हम साथ मिल के लड़ रहे हैं, तो भी क्या गल्फ कंट्रीज, जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, वो इसका साथ देंगे? और इजराइल एक छोटा सा देश होकर क्यों पूरे मुस्लिम गल्फ कंट्री के बिल्कुल खाड़ी देशों के, मुस्लिम देशों के बीच आता है? उसको साहस कहाँ से मिल रहा है? उसको इतना साहस कहाँ से मिल रहा है कि वो लड़ रहा है बिल्कुल बेखौफ होकर और मिटा देने की बात करता है और सबक सिखा देने की बात करता है। फिलिस्तीन के बारे में कहता है कि आने वाले कुछ समय में ये नक्शे में दिखेगा नहीं। तो ऐसा वो क्यों कह रहा है? तो ये कुछ सवाल हैं। अच्छा भाई, मेरे यहाँ से तो मुझे मैं तो पूरे पर्याप्त मात्रा में तेज आवाज में बात कर रहा हूँ। एक आवाज आनी चाहिए। सर उसकी डिफेंस की, उसके इसने बहुत डिफेंस में काम करा है सर अपना टेक्नोलॉजी में, उसके बेसिस पे वो कहता है। और दूसरी देखो, ये तो है, बात तो सही कह रहे हो आप। बात ये भी है कि इजराइल को दुनिया के जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं उनका सपोर्ट मिलता है। और एक और बात है कि अगर चलो सपोर्ट ना भी मिले, फिर भी किसी भी तरह की वॉर में इन्वॉल्व होना जो है वो ये दिखाता है कि आप इतिहास जो है ना इस बात का गवाह है कि जहाँ भी युद्ध में वहाँ पिछड़ापन आया है, मेलन्यूट्रिशन तक आया है, वहाँ पे लोग कुपोषण का शिकार हुए हैं वहाँ पे। जैसे कि इंग्लैंड जो है वो हमेशा विजेता रहा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, हर वॉर में विजेता रहा, लेकिन उसकी इकोनॉमी जो वो जो है वो हर वॉर के साथ घटती चली गई। इमेजिन करो कि जो देश कभी अमेरिका को अपना गुलाम बनाए रखा था, वही देश कुछ समय बाद अमेरिका से इकोनॉमिक हेल्प ले रहा हो। सेकंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, अगर अमेरिका जो है मित्र राष्ट्रों की मदद नहीं करता तो ये मित्र राष्ट्र तो बर्बाद हो जाते। रूस और अमेरिका ने मिलकर जो है वो दो साइड में, अच्छा रूस का तो ये है कि रूस ने दोनों साइड की मदद की, इंग्लैंड की भी मदद की, जर्मनी की मदद की। तो इस तरह से रूस का एक अपना इतिहास रहा है। यही वजह है कि कोल्ड वॉर हुआ वर्ल्ड वॉर के बाद। यस सर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रांतिकारी युद्ध का एक प्रकार है, एक उपाय है क्रांतिकारी युद्ध। अब ये क्रांतिकारी युद्ध, क्रांति क्या होती है? कहीं पे भी समाज का बदलाव करना हो, सत्ता हस्तांतरण के साथ साथ समाज का बदलाव करना हो, क्रांति क्यों होती है? और क्रांति सबसे जो बड़ा कारण है शोषण है। क्रांति का सबसे बड़ा कारण शोषण है। और क्रांति कौन करता है? मजदूर, श्रमिक, किसान, ये जो तबका है ये करता है क्रांति। और इस तरह की क्रांति के इतिहास आपने देखा होगा। 1215 के मैग्ना कार्टा से लेकर 1970 तक का जो रूसी क्रांति है, ये लंबे समय तक आपने देखा कि एक तरह से अधिकारों की मांग को लेकर, स्वतंत्रता, समानता की मांग को लेकर जो क्रांतियां हुई, जो अधिकारों की मांग को लेकर जो विरोध प्रदर्शन और विरोध प्रकट करने के जो तरीके हैं, ये सारे क्रांतिकारी युद्ध आपने देखे। यस सर। 1789 का जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, आपने कभी भी ये नहीं सुना होगा कि बहुत सारे अमीर लोग सड़क पे उतरकर सरकार का विरोध कर रहे हैं। अरबपति लोग, अरबपति, करोड़पति, खरबपति, ये आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन हमेशा ही एक वंचित वर्ग द्वारा किया जाता है, जिसका शोषण सत्ता करती है, सरकार करती है, राज्य प्रायोजित जो एक्सप्लॉयटेशन है उसके विरोध में आके सर्वहारा वर्ग, जो प्रोलेटेरिएट वर्ग है, जो किसान, श्रमिक, मजदूर, जो हाशिए पर खड़ा वर्ग है, ये अत्यधिक शोषण के विरुद्ध आवाज उठाता है। मार्क्स कहते हैं कि क्रांति जब मतलब शोषण जब अपनी चरम पार करता है तो क्रांति होती है। कोई भी क्रांति हो रही है तो समझो उस समाज में शोषण की इंतहा हो चुकी है, शोषण पार कर चुका है,
तब जाके वहाँ पे लड़ाई हो रही है। तुम्हें क्या पता आर्ट्स में क्या मजा है? मार्क्स की एलिनेशन थ्योरी आप लोगों ने पढ़ी होगी, तुझे क्या पता तो कब मजा? उसके अंदर भी एक लेवल पे जाके कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट आपस में थर्टी टकराने जरूरत नहीं लगते है, हैं। पेन से लिखते रहो। इंसान पैसे के लिए काम करता है, जितना ज़्यादा पैसा मिलता है हम उतना बोलते बड़ा हैं उसको मोटिवेशन मिलता है। पूरा कर देते काम हैं। करने के प्रति उसकी इच्छा कितनी मजबूत है, ये इस बात से भी तय होती है कि उसको कितना बड़ा पारिश्रमिक मिल रहा है। लेकिन जब मुनाफ़ा उसके साथ शेयर नहीं किया जाएगा, तो काम के प्रति उसकी जो मनोबल है, वो डाउन होता चला जाएगा। देख, अगर एक काम लग रहा है करने ना सर पे की अगर आवाज से आपसे सर ने या पीएचडी किया। मुझसे, जैसे मैं ये क्लासेस ले रहा हूँ, अगर मुझे इस क्लासेस के एक भी पैसा ना मिले और मुझे बोला जाए 1 साल तक फ्री में पढ़ाओगे, तुम्हारा रोज़ी-रोटी और इसका व्यवस्था नहीं हो पाएगा और 2 साल 3 साल बाद आपको सैलरी मिलेगी, 1 साल तक अब पढ़ाओ। तो जो क्योंकि पैसे मुझे बहुत समय बाद मिलेगा, तो ये क्लासेस लेने के मामले में मैं उदासीन हो जाऊँगा। सिंपल सी एक बात है, ह्यूमन नेचर है ये, कि किसी को अगर आप मेहनताना नहीं दो, तो वो मेहनत दिल से नहीं करेगा। मतलब ये अच्छा कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ लोग अपने काम से बहुत प्यार करते हैं, वो काम को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं, उससे मिलने वाला जो पारिश्रमिक होता है, उसको सेकेंडरी पे रखते हैं। लेकिन कोई मुफ्त में कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि पापी पेट का भी सवाल है। तो यही बात है कि जब श्रमिकों के साथ प्रॉफ़िट शेयर नहीं करेंगे, जब श्रमिकों का अत्याचार होगा, श्रमिकों को जो है वो हद से ज़्यादा शोषण किया जाए, उन शोषण करने का जो सबसे बड़ा शोषण तो यही होता है कि इंसान से काम लिया जाए और बदले में उसको मेहनताना ना दिया जाए, ये बहुत बड़ा शोषण होता है। किसी के ऊपर फिज़िकल वायलेंस से भी बड़ा शोषण उसका मेंटल टॉर्चर होता है, कि वो सम्मान महसूस नहीं करता, वो अपने आप को गुलाम और बंधुआ मज़दूर महसूस करने लगता है, तब जाके क्रांति तब भी होती है जब व्यक्ति को पैसे तो मिल रहा हो लेकिन स्वाभिमान और सम्मान उचित मात्रा में ना मिल रहा हो, तब भी वो क्रांति करता है। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन, इंग्लैंड का अमेरिकन रेवोल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, 1688 का ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, तो इस तरह से जो है एक वर्ग द्वारा अपने आप को उस दासता के चंगुल से या शोषण के चंगुल से बाहर निकालने की वो प्रक्रिया। तो क्रांतिकारी युद्ध और गृह युद्ध, एक है गृह युद्ध। गृह युद्ध क्या है कि ये कोई दूसरे देश 2-3 देशों के साथ लड़ाई नहीं, बल्कि ये अंदरूनी लड़ाई होती है, घर के अंदर ही लड़ाई होती है और उस लड़ाई की कई सारी वजह होती है, जैसे कि सांस्कृतिक एकता की आपस में टकराहट। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। सर जैसे कि अमेरिकन रेवोल्यूशन। एरिस्टोटल भी बोलते हैं कि सर जैसे क्रांति का होना संविधान में परिवर्तन है एक तरह से। हाँ। तो क्रांतिकारी युद्ध और गृह युद्ध इनमें कंपैरिजन करें तो क्रांतिकारी युद्ध क्या होता है, गृह युद्ध क्या होता है, युद्धों के जो सारे प्रकार हैं इनके आपस में अगर कंपैरिजन भी करें तो वो भी हमें देखना होगा कि क्या है। क्रांतिकारी युद्ध तो क्रांतिकारी युद्ध ही सत्ता परिवर्तन करने के लिए एक मजदूरों द्वारा जो है अपने अत्याचारी शासक को गद्दी से उठा के फेंकने और एक सर्वहारा वर्ग का जो एक सरकार है उस तरह से बनाने का एक प्रयास, ये क्रांतिकारी युद्ध होता है। ये क्रांतिकारी युद्ध। जो क्रांतिकारी युद्ध होते हैं वो मेनली मार्क्स आइडियोलॉजी पे वर्क करते हैं। हाँ। और सर जो मेनली सिविल जो वॉर होती है वो मेनली लिबरलिज्म को फॉलो करती है, वो राइट्स के बारे में बात करती है सर। हाँ, तो ये सामाजिक बदलाव लाने के लिए एक एथनिक कॉन्फ्लिक्ट के ज़रिए या बहुत सारे तरह के कॉन्फ्लिक्ट के ज़रिए वो एक समाज के बदलाव करने के लिए गृह युद्ध, सिविल वॉर, जैसे कि कोल्ड वॉर के दौरान में सोवियत यूनियन के अंदर भी जिस तरह से सिविल वॉर हो गया था, जो डिवीजन ऑफ जो डिवीजन ऑफ सोवियत यूनियन हुआ, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण गृह युद्ध भी रहा है। अमेरिका के साथ जो है सोवियत यूनियन की लड़ाई से अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो बर्बाद हो रही थी। लेकिन इसके साथ-साथ जो रूस के अंदर जो अंदरूनी जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है, निर्जातीय संघर्ष जिसे कहते हैं, इसने भी रूस को तोड़ने का
काम किया और आज देख रहे हो यूक्रेन भी उसका एक हिस्सा है और उसके साथ अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, इस तरह से बहुत सारे क्षेत्र उससे अलग हो गए। तो क्रांतिकारी युद्ध पॉलिटिकल जो पावर है उसको उसके खिलाफ, राज्य के खिलाफ एक तरह का पॉलिटिकल वॉर है। सिविल वॉर सामाजिक उथल-पुथल और जो सोसाइटी में बदलाव, चेंज और ये सब लाने का इनका मेन पर्पस। सर इसका मेन एग्जांपल तो वो हो सकता है अमेरिका में ब्लैक्स के राइट्स के लिए। हाँ, बिल्कुल। ये भी एक फैक्टर है जो निग्रो मूवमेंट, उस तरह से मार्टिन लूथर किंग जूनियर, इनका कॉन्फ्लिक्ट, रिवोल्ट, विद्रोह भी पढ़ेंगे कि विद्रोह क्या है। जैसे अगर आप ये कहें 1857 का जो विद्रोह था वो युद्ध था या विद्रोह था, अगर इस तरह से हम कंपेयर करें तो हम क्या समझते हैं, क्या रिजल्ट निकलेगा उससे कि वो युद्ध था या विद्रोह था, ये क्या था और विद्रोह के रूप क्या होते हैं, विद्रोह करने के तरीके क्या हो सकते हैं, विद्रोह के रूप क्या हो सकते हैं, तो इंसान किस वो तरह से विद्रोह विद्रोह। था। तो 1857 का जो विद्रोह था वो एक हिंसक विद्रोह, हम कहेंगे मिलिट्री वॉरफेयर एक तरह से, लेकिन वो सरकार की नीतियों के खिलाफ जाके। सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है? 1857 का जो विद्रोह हुआ, लॉर्ड डलहौजी की जो लैप्स पॉलिसी थी वो, उसके खिलाफ जाके ये विद्रोह, ये युद्ध, ये वॉर होना था। लेकिन ये वॉर रिवोल्ट में कन्वर्ट हुआ और रिवोल्ट ये हुआ कि वो जो चर्बी वाला कारतूस है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर बन गया, रिलीजियस एंगल उसमें आया और उसने जो है ये वॉर को प्लान से पहले करवा दिया और वो वॉर जो है वो रिवोल्ट में कन्वर्ट हो गया। तो लेकिन इसके पीछे कई सारे कारण है, कई सारे रूप हैं, कारण नहीं, कई सारे रूप हैं इसके कि बहुत सारे तरीकों से आप विद्रोह कर सकते हो। एक है अहिंसात्मक तरीके से, पीसफुल प्रोटेस्ट करके, असहयोग आंदोलन करके, या बिना किसी झगड़े के बीच में आके एक मीडिएशन करके शासन को बदलकर, या तख्ता पलट जैसे कि सेना जो है वो सिविल राइट्स को अपने हाथ में ले लेती है, इस तरह से करके वो तख्ता पलट कर देती है। छापामार युद्ध करके भी जो है वो विद्रोह दर्ज किया जा सकता है। आतंकवाद के जरिए भी समाज में भय और डर का माहौल पैदा करके भी एक जो है ये भी एक रूप है। क्रांति करके भी, सिविल वॉर करके भी, ये भी एक विद्रोह के कई सारे रूप हो सकते हैं। टेररिज्म, आतंकवाद। आतंकवाद क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आतंक का मतलब होता है डर, डर पैदा करके अपनी बात मनवा लेना या अपने विचारों से लोगों को सहमत कराना, डर पैदा करके। तो आतंकवाद जो है वो छापा मार तरीकों के बिल्कुल उलट है। छापा मारी करने के लिए जमीन की जरूरत होती है, लेकिन आतंकवाद के लिए इस तरह की कोई जरूरत नहीं होती है। तो आतंकवाद कहीं से भी किया जा सकता है। टेररिज्म जो है, इंटरनेशनल टेररिज्म, अगर इसके हम इतिहास की बात करें तो बहुत पहले से ये चला आ रहा है, लेकिन आतंकवाद का जो सबसे जो सबसे ज्यादा भारी मात्रा में या बड़े स्तर पर जो आतंकवादी गतिविधि हम देखते हैं, तो वो अमेरिका के ऊपर जो हमला हुआ उसके बाद इंटरनेशनल जो रिलेशंस हैं उसके अंदर टेररिज्म एक बहुत बड़ा इशू बन गया। जैसे 70 साल पहले पर्यावरण कोई मुद्दा नहीं था, टेररिज्म भी कोई मुद्दा नहीं था, लेकिन आज ये बहुत बड़े मुद्दे हैं। जैसे पर्यावरण बहुत बड़ा मुद्दा है, प्रकृति का विनाश हो रहा है, नेचर को बचाओ, इस तरह का जो मुद्दे हैं ये बहुत बड़ा मुद्दा आज बन गया है। और उसी तरह से टेररिज्म भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। अब टेररिज्म के पीछे क्या कारण है? हो सकता है बहुत साल पहले, 200-300 साल पहले भी टेररिज्म रहा हो, लेकिन वो टेररिज्म देश की आज़ादी के लिए, सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए इस तरह के उपाय किए जाते होंगे।
लेकिन आज वो टेररिज्म कैसे? ये एक डिबेट कर सकते हैं इस बात पर कि 200-300 साल पहले टेररिज्म जो है वो देशभक्ति, देश को आज़ादी दिलाना, अपने विचारों को रखना, अपनी संस्कृति को पालन-पोषण करना, इसके लिए जो है सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए कोशिशें करना, ये देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, संस्कृति को बचाए रखने के लिए जो विदेशी ताकतें हैं, उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जाना, क्या वही चीज़ आज हो रही है? तो पहले के समय की जो बातें थी, उसको हम देशभक्ति कह रहे हैं और आज आतंकवाद कह रहे हैं। तो जैसे तालिबान से अमेरिका अफ़गानिस्तान से अमेरिका की सेना जिस तरह से चली गई, तो इसको क्या कहेंगे कि तालिबान ने जो किया या वहाँ पे जो अमेरिका जो चला गया, तो अमेरिका अगर चला गया है समस्या को समाधान किए बगैर, तो क्या अमेरिका पहले जो कर रहा था वो गलत था? या छोड़ के चला गया तो ये गलत था? दोनों में से ज़्यादा गलत कौन-सा है? सवाल ये उठता है। और बहुत सारे देश जो हैं वो टेररिज्म को सपोर्ट भी करते हैं। टेररिस्ट को फंडिंग कहाँ से आ रही है? क्या ये लोग 9 से 5 की ड्यूटी करते हैं जो ये फंडिंग इकट्ठी कर रहे हैं? तो ये फंड आ कहाँ से रहा है? ये कुछ सवाल है। तो आतंकवाद जो है वो अगर हम कहें कि कहाँ से देखने को मिलता है, फ्रांस से आतंकवाद देखने को मिलता है, जहाँ पे देशद्रोही और इस तरह से 1789 का जो लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, इस 3 नारे के साथ जो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन शुरू हुआ, वहाँ से हम देखते हैं कि आतंकवाद भी एक द रीजन ऑफ टेरर, उससे हम देखते हैं कि एक रीजन ऑफ टेरर की शुरुआत से टेररिज्म जो है ये शब्द सामने आता है। अमेरिका के ऊपर जो आतंकवादी हमला हुआ वो, उसके बाद जो एलटीटी का जो लिट्टे का जो आंदोलन है वो, उसके बाद बहुत सारे जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट पूरी दुनिया में हो रहे हैं, ये सब कहीं न कहीं टेररिज्म का ही एक रूप है। सरकार को जो है वो डिस्टेबलाइज़ करना इनका मकसद होता है, उखाड़ फेंकना मकसद होता है और अपनी विचार को थोप देना इनका मकसद होता है। तालिबानी जो कल्चर है, अब अफ़गानिस्तान में 1970s, 1980s का जो समाज था, वो काफ़ी डेवलप्ड था, लेकिन टेररिज्म ने आके जो रिलीजियस वहाँ जो फैनाटिसिज़्म फैलाया गया, उसने आज उस तालिबान को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। अफ़गानिस्तान को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। तो 1970-80 के दशक में जो है वहाँ पे क्या डेवलपमेंट और वहाँ की सोसाइटी किस तरह से डेवलप्ड थी, वो सोसाइटी, दुनिया की सोसाइटीज़ डेवलप करती हैं, वो सोसाइटी पीछे जा रही है। तो टेररिज्म को आप कई सारे कैटेगरी में बाँट सकते हो। पहला तो है राष्ट्रवादी एंगल, दूसरा है रिलीजियस टेररिज्म, तीसरा है लेफ्ट टेररिज्म, जो अर्बन नक्सल वगैरह जो कहते हैं, उस तरह से कुछ जो, फिर उसके बाद एक फासिस्ट जो आइडियोलॉजी वाले जो दक्षिणपंथी आतंकवाद होते हैं उसकी बात, और एक होता है स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। जैसे कि हम पाकिस्तान के ऊपर कभी-कभी इल्ज़ाम लगाते हैं कि पाकिस्तान की सेना ही टेररिज्म फैला रही है और वो सपोर्ट कर रही है, तो इसको स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म कहेंगे कि जिन आतंकवादी संगठनों को सरकार मदद करती हो अपने मकसद को पूरा करने में, तो ये इस तरह से है। लेकिन जो एथनिक मूवमेंट से रिलेटेड जो टेररिज्म है, ये सबसे इम्पोर्टेंट रहा है। टीचर है, ISIS, तालिबान, अल-कायदा और भी बहुत सारे संगठन है अफ्रीका के अंदर, बहुत टेररिस्ट ग्रुप्स काम कर रहे हैं। अबे तो पॉलिटिकल साइंस पढ़ तो रहा है, ये सारे भी डरता है एथनिक पॉलिटिकल साइंस का आइडेंटिटी स्टूडेंट को हो गया। एस्टैब्लिश करने के लिए कर रहे हैं। जैसे ISIS जो है वो देश दुनिया चलाना भर है भाई में तुम्हें, इस्लामिक जो रूल है उसको लागू करना चाहते हैं। हैं? अल-कायदा इस्लामिक रूल घर की बात लागू सुन करना के डर चाहते रहा हैं। है ये। तो अबे इस देश तरह से चलाना है करके पूरी तुम्हें। दुनिया में जो ये जो इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, ये इस्लामीकरण की बात करते हैं। हालाँकि मुझे लगता है कि इनका जो इस्लाम है और जो कुरान का जो इस्लाम है, कॉलेज इन्होंने तो कभी सबने जाता नहीं, अपने-अपने आज वर्जन ऑनलाइन हो तैयार रही कर है। रखे हैं कि उनके हिसाब से पीस मेंटेन करना कैसे किया जा सकता है। तो इस तरह से करके ये रिलीजियस एंगल्स में देखते हैं तो रिलीजियस फैनाटिक्स हम कहेंगे इनको कि धार्मिक उन्मादी कोई हैं बोल ये, नहीं रहा था ना, तो सर ने हल्ला क्या बोला करके, पता है? शोर भांग करके का गोला खा के आप भी सो गए क्या सब? जो है वो तब सब गवर्नमेंट्स को बोल रहे हैं हम। डिस्टेबलाइज करके
इस तरह से करके ये अपनी एक आइडियोलॉजी। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि आप बम फोड़कर आइडियोलॉजी को एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। ये चीज़ जो है वो दुनिया में प्रूफ होती है बार-बार कि आप किसी को ज़बरदस्ती करके धर्म परिवर्तन करेंगे, ज़बरदस्ती करके अपने रिलीजियस पाथ को चेंज करने के लिए फ़ोर्स करेंगे, तो ज़बरदस्ती से नहीं हो सकता है। गोली के बल पे आप किसी व्यक्ति को मतलब वो दिल से भी चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं, मान रहा है कि नहीं, या आपके विचारों के साथ वो दिल से भी सहमत है कि नहीं। किसी को बंदूक के बल पे सहमत करा लेना आसान काम होता है, लेकिन कोई अपनी मर्ज़ी से उस पाथ पे चले, तब जाके परिवर्तन और बदलाव हो सकता है। तो ये जो टेररिज़्म जो कई सालों से काम कर रहा है, ये अपने मकसद में पास नहीं हो पा रहा है, ये अपने मकसद को पूरा नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि ये डर का माहौल पैदा करके अपने विचारधारा को थोपना चाहते हैं। लग रहा है ना वेब सीरीज चल रही है। तो ये टेररिस्ट जो भी हैं, जितने भी हैं इस दुनिया में, वो अपने मकसद में कभी पूरे नहीं हो पाएँगे, क्योंकि आप किसी को बंदूक के बल पर किसी के शरीर को तो झुका सकते हो, लेकिन उसकी आत्मा को नहीं झुका सकते, और जब तक उसकी आत्मा को आप प्रभावित नहीं कर देते हो, तब तक किसी भी तरह का कोई मूवमेंट, आंदोलन या कोई ब्रेन वॉश गेम, ये फुलफिल नहीं हो सकता है। अच्छा, ये जो मैं अभी कह रहा था कि आत्मा को ब्रेन वॉश करके अपने टेररिस्ट एक्टिविटीज़ और उसके जो उद्देश्य होते हैं उनको फुलफिल नहीं कर सकते। यहाँ पर ये है कि ये जो टेररिस्ट संगठन हैं, ये जो सुसाइड बॉम्बर्स तैयार करते हैं, इन सुसाइड बॉम्बर को तैयार करने के पहले इनके साथ बहुत सारे स्टेजेज़ में बहुत तरीके से ब्रेन वॉश किया जाता है। इनको पूरी तरह से तैयार किया जाता है। मतलब कोई यूँ ही अगर किसी को कह दो कि तुझे 10,000 रुपए दूँगा, ये बम अपने पेट पे बाँध के कहीं फोड़ दे, तो वो नहीं फोड़ेगा। लेकिन उसको अगर ब्रेन वॉश किया जाए कि भाई एक इससे भी एक और शानदार और सुंदर दुनिया है, वहाँ एंट्री लेनी है, तो तुम्हें धर्म युद्ध के रास्ते में कुर्बानी देनी होगी, तुम्हें मरना होगा, तब जाके तुम्हें वो मिलेगा। लेकिन ये सारी चीज़ें उसको प्रूफ करनी होंगी, उसको साबित करनी होंगी कि ये जो सामने जो उसको ब्रेन वॉश कर रहा है, वो वाक़ई में ये जो बातें कर रहा है वो सच्चाई है। तो इसके लिए वो दुनिया भर के उदाहरण देते रहते हैं, और सीडीयाँ चला के, वीडियो चला के, लेक्चर सुना के, इस तरह से करके एक बच्चे को कई साल तक वो ब्रेन वॉश करते हैं, तब जाके 10-12 साल की ब्रेन वॉश के बाद वो जाके राज़ी होता है कि हाँ, मैं अब ये करूँगा तो मुझे मिलेगा। क्योंकि कई बार पुलिस वाले आतंकवादियों को पकड़ते हैं, तो आतंकवादियों से पूछताछ करते हैं कि क्यों कर रहे हो? तो वो अ, वो सारी बातें बताते हैं जो उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि हमें ये मिल जाएगा, हमें वो मिल जाएगा, हमें मोक्ष मिलेगा, हमें मुक्ति मिलेगी, हमारा अगला जन्म शानदार होगा, हमें जन्नत मिलेगी, हमें उस जन्नत में ये फैसिलिटी मिलेगी। इस तरह से करके ब्रेन वॉश्ड किया जाता है, और ये 1 दिन 2 दिन की बात नहीं है, ये निरंतर प्रक्रिया होती है, सालों-साल ट्रेनिंग चलती है, तब जाके कोई इस तरह से राज़ी होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला यूनिट है संयुक्त राष्ट्र प्रणाली, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान।
इस यूनिट में सबसे मेन पॉइंट यही रहेगा कि क्या यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ दुनिया भर में शांति स्थापित करने के लिए सफल रहा है, कामयाब हुआ है? ये है सवाल। चलिए इस सवाल पे बहुत हॉट टॉपिक रहेगा, गरमा-गरम टॉपिक रहेगा ये। इसमें पहला सवाल ये बनता है, क्या यूएनओ दुनिया भर में शांति स्थापित करने के लिए उद्देश्य में सफल रहा है? ये बताइए। तो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। थोड़ा 2 मिनट इस पे बात करते हैं, फिर चलते हैं यूएनओ के सारे अंगों के बारे में और उनका जो अलग 6 अंग है, उनको उनकी खासियत क्या है और वो वर्किंग और फंक्शंस और पावर्स क्या है, वो सब तो पढ़ेंगे। तो पहले ये बता दीजिए आप लोग कि क्या यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन दुनिया भर में जो लड़ाइयाँ, युद्ध हो रहे हैं, इनको रोकने में कामयाब हो पाया है? हो पाया तो कहाँ तक और नहीं हो पाया तो कहाँ तक नहीं हो पाया और क्या कारण रहे हैं कि यूएनओ सफल नहीं हुआ या यूएनओ सफल हुआ है तो क्या कारण रहे? बताइए। सर कुछ हद तक ये सफल भी हुआ है और असफल भी हुआ है। अगर सफलता की तरफ देखें तो जैसे सर क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था या फिर सुएज कैनाल क्राइसिस हुआ था, तो सर ऐसे सिचुएशन में यूएनओ ने अपना बहुत मेजर रोल प्ले करा था। लेकिन सर जो ये परमानेंट P5 है, इनकी आपसी कलह की वजह से या कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से सर यूएनओ अपना फंक्शन सही से नहीं कर पा रहा है, क्योंकि चाइना के कुछ दूसरे मेजर इंटरेस्ट हैं, रसिया के दूसरे हैं और वेस्ट के अपने अलग ही इंटरेस्ट हैं। तो सर इनके कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से यूएनओ डिसफंक्शनल हो चुका है। ठीक है, ठीक, सही कह रहे हो। ठंड होगी ऊपर। सुबह 6:30 बजे भाई देख सब जैकेट पहन के घूम रहे हैं क्लॉक सिटी। तो मेजरली वैसे तो देखो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो कानून है वो किसी भी देश के ऊपर लागू नहीं होते हैं। यार ये 4 मोरल महीने से क्लास चल एक रही है, मुझे नहीं जैसे होता, इतना डायरेक्टिव अच्छा प्रिंसिपल्स पढ़ाता है होते सर हैं, जी, बिल्कुल उसी तरह से ही जबरदस्त यूएनओ टीचर है के यार। रूल्स होते मेरे हैं को जाना चाहिए कि था हिंदू इनका वाले। जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है और लेबर कोड्स है, ह्यूमन राइट्स वॉच है, तो ये जो है ना लीगली बाइंडेड नहीं है किसी भी देश के ऊपर, कानूनी रूप से बाध्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि यूएनओ के किसी अगर रिजोल्यूशन को अगर वो देश नहीं मानता है तो यूएनओ की सेना उस देश पे हमला कर देगी, ऐसा वही कुछ भी नहीं शांत हो है। रहे हो। लीगली बाइंडेड रूल्स नहीं है। ये एक नैतिकता, मोरालिटी और एथिक्स के ऊपर है। अमेरिका जब तक यूएनओ का सदस्य नहीं बना, लीग ऑफ नेशंस का सदस्य नहीं बना, तब तक वो एक कमजोर था। जब तक बड़े राष्ट्र जो है वो ताकतवर देश किसी संगठन में नहीं जुड़ते हैं तो वो संगठन मजबूत नहीं होता। लेकिन ये बड़े-बड़े देश इन संगठनों के साथ जुड़े हुए हैं, इसके बावजूद भी ये संगठन उतने कारगर नहीं है। इसके पीछे वही वजह ये है कि जो बड़े देश इन संगठनों के सदस्य हैं, वो बड़े देश इन संगठनों का अपने अपने फेवरेबल कंडीशंस को क्रिएट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे अमेरिका यूएनओ, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ इनका इस्तेमाल करता है और मनमानी करता है दुनिया को फंडिंग देने के मामले में। किन देशों को फंडिंग मिलेगी, नहीं मिलेगी, ये बड़े 4-5 देश मिलके तय करते हैं और उसमें खास तौर से अमेरिका की भूमिका महत्वपूर्ण होती है क्योंकि वो दुनिया की आर्थिक शक्ति है। तो यूएनओ बहुत सारे मामलों में सफल भी रहा है। ऐसा नहीं है कि यूएनओ बिल्कुल निराधार है। ये कल लाइव यूएनओ स्ट्रीम कर रहा था एक सुबह, प्रतीकात्मक ही सही, सिंबलिक ही सही, यूट्यूब पे लेकिन चला रहा था पूल दुनिया जा। में एक ऐसा बुजुर्ग है जो कल शांति स्थापित करने सन्नी के के लिए यूट्यूब चैनल पे डाला है। अपने छोटों को जो है वो सन्नी ने दिलासा देता है, उसको भरोसा देता है। ये इस तरह से करके, मतलब ये यूएनओ लगा लो ये एक चल रहा है कुछ। बुजुर्ग व्यक्ति है, एक सीनियर आदमी है जिसकी इज्जत सब लोग करते हैं। दुनिया में सभी देश यूएनओ की इज्जत करते हैं और यूएनओ का समर्थन करते हैं और सभी देश ये भी कहते हैं कि हम तो यूएनओ के जो विवादों को निपटाने के जो तरीके हैं, हम उनसे सहमत हैं। तो यूएनओ से सभी सहमत हैं। लेकिन क्या यूएनओ की बात मान रहे हैं और कौन किसकी बात मान रहा है? इसके बीच में ही सफलता और असफलता की एक लंबी कौन से लिस्ट है। जमाने में जी रहा तो है सफलता की भी एक लंबी लिस्ट है। आजकल? सारे ऐसे जैसे ही हैं, रूस और स्टाइलिश हैं सबके, ईरान के बीच में मॉडर्न जमाने के। 1946 में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। उसके अंदर जो है संयुक्त राष्ट्र संघ ने, यूएनओ ने जो है वो बातचीत करा के लड़ाई को कम करने की कोशिश की, हाँ खत्म करवा दिया। आईटीवी ले लो फिर यूनान विवाद हुआ 1946-47 में। तुझे पता ना हॉलैंड सब, इंडोनेशिया चुप के हो बीच जा। में कॉन्फ्लिक्ट को खत्म किया। बर्लिन के घेराबंदी को खत्म किया। 1948 में फिलिस्तीन वाला जो प्रॉब्लम था उस समय, जो है उसको 1948 से लेकर जो है 1993-94 तक जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इनको खत्म करवाने का काम भी यूएनओ ने किया है, बड़े सराहनीय तरीके से। सीरिया और लेबनान के बीच में
जो कॉन्फ्लिक्ट था 1946 से लेकर अब तक, इसको भी उस जो है वो यूएनओ ने सॉल्व कराया। जो है फ्रांस ने जो है सीरिया और लेबनान से अपनी आर्मी वापस ले ली। स्पेन का प्रॉब्लम 1946 के बाद से पोलैंड वगैरह यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट को कम करने का काम किया। कोरिया की समस्या को सॉल्व किया। कश्मीर समस्या को सॉल्व करने के लिए एक इंटरनेशनल स्टेज देने का काम यूएनओ ने किया। और बीच में पड़ के युद्ध विराम वगैरह करवाने का काम 1949 में 1949 में जो है टेंशन को कम करने में यूएनओ की बड़ी भूमिका रही। सुएज नहर वाला जो प्रॉब्लम था, बहुत बड़ा एक बड़ा प्रॉब्लम था 1956 का, उसको कम किया। कॉन्गो, साइप्रस, डोमिनियन गणराज्य, अरब इसराइल के बीच में तो कई सारे स्टेजेस में वॉर हुए, उनको कम करने के में काफी हद तक सफलता यूएनओ ने पाई है। वियतनाम वाला प्रॉब्लम 1974 का, तो अमेरिका के जो लोग थे उनको जो ईरान का राजधानी है तेहरान, वहां पर 1979 में 15 मिनट का, फिर उसके बाद दोबारा घेराबंदी कर लिया था। 1 वहां बजे से तक, बाहर फिर 1 निकालने बजे का से 3 काम बजे तक। किया गया। अमेरिकन जो बंधक थे उनको छुड़ाया गया। ये यूएनओ की एक बड़ी कामयाबी थी। फिर इराक ईरान 3 बजे तक क्लास इसलिए चल रहा नामीबिया है, की किताबें बहुत है हम समस्या, लोगों के पास इस कुवैत, साल, दूसरे साल यूगोस्लाविया, में। सोमालिया की समस्या, 8 किताबें की 16 तो यूनिट है। ये बहुत सारे पढ़ते ऐसे पढ़ते बंदा सफलताएं भी हैं, लेकिन इसके साथ जिंदगी साथ झंड हो जाएगी। जो है असफलता भी अभी है। किताब आई कहाँ है? जैसे तुम खाड़ी लोगों ने देशों की देखी कहाँ है इस बार समस्या की किताब? कितनी सारी है? को कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं दे पाया। एमए रूस में का पास चेचन्या होना के ऊपर मतलब हमला समझ कर रहा है, दिया। अफगानिस्तान के वो अंदर भी सिविल दूसरे वॉर साल में। 1996 पहले का, साल में तो कोई भी हो जाता। कोसोवो की समस्या 1999 का। नाटो देश जो है उन्होंने अमेरिका और ब्रिटेन के कंट्रोल में रहते हुए कोसोवो पर हमला कर दिया। इस हमले को रोक नहीं पाया यूएनओ। अबे जब एमए में इतना कुछ पढ़ाते हैं तो पीएचडी में तो पागल कर देते होंगे फिर। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है कारगिल वगैरह, इसको भी रोकने में साला कामयाब नहीं एमए हुआ। में 10-10 घंटे की क्लास होती है 1999 में जो ईस्ट तिमोर की जो कॉन्फ्लिक्ट है लगातार। उसको भी समस्या को सॉल्व नहीं कर पाया। अफगानिस्तान में जो 2001 के आसपास का जो आतंकवादी समस्या है उनको निपटाने में कामयाब नहीं रहा। 16 इजराइल किताबें फिलिस्तीन के मिलेंगी, बीच में 16 मार्च किताबों के कितने सारे यूनिट 2002 में होंगे कॉन्फ्लिक्ट सोच। हुआ था, उसको नहीं रोक पाया। अमेरिका और एक इराक के पन्ना तो होगा हमले नहीं को एक नहीं किताब रोक में। पाया। तो इस तरह से करके जो ईरान की जो परमाणु और पॉलिसी है पिछली बार उसमें 4 भी किताबें मिली थी, यूएनओ कमजोर रहा। 8 तो किताबें। ये कुछ दोनों पक्ष की बात है, जो यूएनओ की सफलता और असफलता दोनों के बारे में हमने बात की। अब इसके जो अब इस क्वेश्चन में एक आता है संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के प्रमुख अंग, सुरक्षा परिषद, महासभा, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय। ये तो देखो 6 अंग हैं यूएनओ के, और सबके अपने अपने फंक्शन है, सबके अपने अपने जो है स्थापना का दिन तारीख वगैरह है, और इसके उद्देश्य क्या है, और ये अपने उद्देश्यों में कहाँ तक सफल रहा है। ये सारी चीजें तो आप पढ़ लेना, क्योंकि इसमें समझना कुछ है नहीं। तो इसमें 2 बातें करते हैं, फिर उसके बाद इस यूनिट को हम छोड़ देंगे। शांतिपूर्ण उपायों से विवाद को निपटाना। वो शांतिपूर्ण उपाय कौन से हो सकते हैं? सबसे पहला उपाय तो होता है नेगोशिएशन, समझौता। किसी भी 2 देशों के बीच में एक लड़ाई हो रही है और वो समाधान नहीं हो रहा, तो समझौते मेरे घर द्वारा, में खुद लड़ाई सुलझता नहीं है, मैं नेगोशिएशन दूसरा द्वारा क्या सुलझा उसको दूंगा। निपटा देना चाहिए। दूसरा है कि बहुत सारे दूसरे तरीके भी, अन्य माध्यम भी हो सकते हैं इस सब्जेक्ट में तो निपटाने कम ही के लिए, आएंगे नंबर। जैसे मध्यस्थता जैसे करना, लिखने को बोले तो सुलह बहुत कुछ लिख करवाना, दूंगा, ये सब, जैसे जांच पड़ताल करवाना, आर्बिट्रेशन, पंच निर्णय लेकिन उसके लिए द्वारा। पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो पंचायत के द्वारा, पंच निर्णय द्वारा जो है वो सॉल्व किया जा सकता है। 5 ऐसी पॉलिसी होती हैं जिन पॉलिसीज के जरिए जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको कंट्रोल करना। उसके बाद जो है संयुक्त राष्ट्र प्रणाली की लक्ष्य, नीति और सिद्धांत। देखो लक्ष्य तो सेम है, वर्ल्ड पीस, और बाकी जो है वो 6 अंगों द्वारा दुनिया भर में शांति स्थापित करने के जो तरीके हैं वो, उस पर हम बात कर चुके हैं। बाकी जो 6 अंग हैं, जैसे सुरक्षा परिषद, इसकी शक्ति और कार्य क्या है, ये रीडिंग मारने वाली चीज है, ये याद करने समझने वाली चीज नहीं है, इसलिए ये आप अपनी तरफ से पढ़ लेना। यूनिट 8 की तरफ चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र शांति निर्वहन, शांति रचना।
और अधिनिर्णय मतलब किसी भी चीज़ का एक लीगल तरीके से सॉल्यूशन निकालना एक, तो ये इस टॉपिक का है। शांति निर्माण, पीस बिल्डिंग कैसे कर सकते हैं हम, पीस स्ट्रक्चर कैसे कर सकते हैं, शांति निर्माण, शांति रचना, शांति निर्वहन, पीस को मेंटेन भी रखना। तो ये 3 चीज़ें हैं जिनके खास विशेषताओं के बारे में हमें बात करनी चाहिए। और यूएनओ ने किस तरह से, संयुक्त राष्ट्र ने कांगो, इराक, साइप्रस, निकारागुआ, हैती, पश्चिमी इरियन, पूर्व तिमूर, कंबोडिया, नामीबिया, ये जितने भी अभी थोड़ी देर पहले इनके सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे थे हम, इसी से ही रिलेटेड है कि इन देशों में जो यूएनओ ने जो सुलह करवाई है, शांति स्थापित करवाई है, ये कैसे और क्या, यहाँ पे डिटेल आपको पढ़नी होगी बस कि किस तरह से यूएनओ ने यहाँ पे जीत हासिल की। अधिनिर्णय का मतलब किसी भी चीज का जुडिशियल एंगल से सॉल्यूशन निकालना, जैसे इंटरनेशनल जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो किस तरह से समाधान करेगा कॉन्फ्लिक्ट्स का। तो इसमें कुछ खास है नहीं, यहाँ पे आपको कॉन्फ्लिक्ट हैं, कांगो, जैसे कांगो की समस्या है, एक हम इस पे डिबेट कर, एक किसी भी एक चीज को आप पढ़ोगे तो बाकी चीजें अपने आप समझ में आएंगी कि 1960 में बेल्जियम में जो बेल्जियम की जो शासन है उससे स्वतंत्रता हासिल की कांगो ने। आजादी से पहले और बाद में जो कांगो की जो यूनिटरी राष्ट्र के तौर पे जो अलग अलग तरीके के आदिवासियों के जो ग्रुप्स हैं उससे बने थे। तो यूएनओ की कार्यवाही यहाँ पर किस तरह से लागू होती है आपको रीडिंग करनी है। इराक कुवैत में जो शांति को मेंटेन करना, साइप्रस में पीस मेंटेन करना, निकारागुआ में, हैती में, आपको कुछ नहीं करना। इसके बुक में जो आपके जैसे निकारागुआ है, हैती है, तो बुक में आपकी डेट लिखी होंगी और एक दो चीजें, किस तरह से हमला हुआ, आक्रमण हुआ और किस तरह से वहां पे एस्केलेशन हुआ और किस तरह से जो पीस आर्मी, यूएनओ की जो पीस आर्मी और वो यूएनओ के जो ऑब्जर्वर्स हैं वो किस तरह से यहाँ पे आके टेंशन को कम करते हैं, निशस्त्रीकरण को कम करते हैं, विघटन के कार्य को खत्म करते हैं। इन सब चीजों को मेंटेन किस तरह से यूएनओ करता है, यही है सारा कुछ। तो यूएनओ अपने मकसद में, उद्देश्य में कामयाब हुआ कि नहीं, ये सारे जो पॉइंट्स हैं इनमें आपको बहुत हो गया तुम लोगों का पढ़कर मिलेगा और डिटेल आपको लिखनी होगी। अब तक तो आपने सिर्फ ऊपरी बातें लिखी है, लेकिन अब एक एक चीज की डिटेल लिखनी है। जैसे सर्बिया मोंटेनेग्रो में चुनाव हुए, उसके बाद किस तरह से वहाँ कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, जहाँ पे दो इंटरेस्ट आपस में टकरा रहे हैं। और देखो कहीं पे भी अगर लड़ाई हो रही, झगड़े हो रहे हैं, तो वहाँ पे चुनाव और इस तरह की चीजों का सफल होना गारंटी नहीं है। मतलब कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट होगा तो वहां पर चुनाव भी ठीक से नहीं होंगे। रिमोट होना चाहिए ऐसा। तो इस तरह से हर चीज का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो अपने कार्य में, अपने उसमें उद्देश्यों में पूरा हुआ, कंपनी का तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। ये नहीं कि भर रखा हो पूरे में। तो और ये जो यूएनओ के जो 6 अंग हैं, ये कैसे बनते हैं, इनका काम क्या होता है, और हर अंग का अपना एक मुख्यालय है, अपना एक फंक्शन है, अपना एक वर्किंग कल्चर है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी होंगी। तो यूएनओ के बाद एक और बहुत बड़ा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बना, यूरोपीय संघ, ईयू। साल 4 महीने से क्लास चल रही है यार, कितना अच्छा तो पहले ये यूरोपीय समुदाय जुलाई कहलाता था, अब ये यूरोपीय संघ कहलाता है। तो ये क्या है, यूरोपीय संघ क्या है? सिंपल सी एक बात है कि यूरोप के जो इंटरेस्ट है उसको एक सूत्र में बांधने के लिए एक संगठन की जरूरत पड़ी, जिसने पूरे यूरोप को एक बंधन में बांध दिया। लेकिन इसमें भविष्य में जाके ब्रिटेन जो है इससे अभी मेरा 6 महीना बर्बाद हुआ, इसलिए मैंने ये जो ब्रेक्सिट है, ये कब हुआ था मुझे बताया जरा कोई।
में पता है ऐसा 400 रुपए पास यहाँ से ना ये कितने का है? ये बैटरी थी सैमसंग का है। रिमोट है ब्रिटेन में जनमत संग्रह हुआ था कि ऐसा किसी भी यूरोपीय टीवी के साथ यूनियन मिल के जाता है आजकल। अंदर बने रहना है, नहीं बने रहना है, जो कुछ यूरो भी और नहीं, जो गूगल पाउंड का असिस्टेंट जो सब होता है। टकराहट है, अपनी खुद की एक एथनिक आइडेंटिटी को मेंटेन रखने के लिए शायद 28 देशों का जो यूरोपीय संघ था, उससे और अलग होने संघ जो जनमत संग्रह हुआ था, उसके बाद जो है ये अलग हो गया इससे। यार ये एक तो छुचापंती करते हैं ना घर में हमारे, वो बहुत बेकार लगता है मुझे। ठीक है क्या हो गया इसको तो 2020-21 में ब्रेक्सिट फाइनलाइज हुआ। तीन यहाँ बैठे हुए थे सेटल के बाद तीसरी दुकान पे चले गए 3 थे मेरे को लग रहा तो मेरे को लग रहा राजू की मम्मी कह रही थी या इसके घर में तो रहती है ना सबके घर में लड़ाई होती है ना तो बाहर आ जाती है इनके घर में लड़ाई होती है तो बाहर नहीं आती पता नहीं किसके बारे में वो कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो वर्ल्ड पीस मेंटेन करने के लिए अपनी भूमिका निभाते हैं और वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है उसको मेंटेन करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं, जिनमें से जैसे यूरोपीय संघ है उसी तरह से ही जो अंतर्राष्ट्रीय फौजदारी न्यायालय, मानवाधिकार का अमेरिकी न्यायालय, ये सब जो है वो अधिनिर्णय वाले पॉइंट पे जोड़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय वाले मामले में एक संगठन है, एक संस्था है, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। थोड़ा एक पे जाके लग रहा है कि लगा लियो अगर अच्छा टीम मिल रहा है तो क्योंकि WTO जो है एक तो है वो लगा पहले उसका नाम गैट होता था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ये होता था 1995 में WTO जो है कन्वर्ट होता है। तो WTO का मेन मकसद क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेन मकसद क्या है? अमीर देशों द्वारा गरीब देशों की आर्थिक मदद। सबसे अच्छा बुक आने वाली है, कब किताब अफ्रीका, आए एशिया एग्जाम में की तैयारी करो। स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम करके वहां पर रचनात्मक कार्यों में इन देशों का इन्वॉल्वमेंट, अमीर देशों का इन्वॉल्वमेंट। तो मुझे ये बताओ कि क्या वाकई में अमीर देश गरीब देशों की मदद करके उन देशों में विकास की पटरी को जो है विकास की गाड़ी को आगे दौड़ाते हैं? क्या ये WTO जो है वो दुनिया के जो अविकसित देश हैं उनको डेवलप करने के लिए, डेवलपिंग मॉडल बनाने के लिए क्या ये कामयाब हो पाया है? क्या ये वाकई में WTO इसका एकमात्र लक्ष्य गरीब देशों का विकास करना है? थोड़ा इस पे बताएं। आई थिंक सर सर WTO का भी यूज US और वेस्ट अपने फेवर के लिए करते हैं। सर मोटिव तो उसका सेम है, लेकिन सर वो अपने गुड्स तो एक्सपोर्ट कर देते हैं, लेकिन सर जब इंडिया या चाइना ऐसे देश कंट्री जब उनको एक्सपोर्ट करना इनके घर करना में कितनी चाहते भी शांति है। हैं, तो सर उस पे वो अपने नए नए क्लॉज लगाकर उसको वो रोक लेते हैं। जैसे भारत का अल्फांसो मैंगो जब US में जाता था तो उस पे वो बंदा सर कॉन्सेप्ट अपने दे तो रहा है। सैनिटाइजेशन या फिर इंसेक्टिसाइड का इशू करके वो उस पे बैन लगा देते हैं। सर वही सेम का केस सर वीट के मैंने साथ देख होता है। जब सबसे वीट भी पहले हम मैंने ही उनको महसूस किया एक्सपोर्ट हुआ है, करना चाहते हैं तो सर उसमें फर्टिलाइजर का फिर धीरे इशू धीरे करके सब बैन महसूस कर करने देते लग हैं। गए। जबकि जो उसमें WTO का क्लॉज है बस उसका मिस इंटरप्रेट करके सर वो अपने बेनिफिट में लेते हैं। लेकिन वो अपने प्रोडक्ट अपने गुड्स वो फ्रीली हम जैसे लिस्ट डेवलप्ड कंट्री को आसानी से एक्सपोर्ट कर देते हैं। ठीक, ठीक। तो काफी अच्छी तरह से आपने डिटेल से बता दिया है। इसमें मिलते हैं नंबर। दिमाग शांत होना चाहिए भाई, भैंस के दिमाग की तो खपड़ी हुई ले हुई है। वही तो दिमाग शांत होना चाहिए अंजू ने माइक खोला था, इसके बाद कुछ बोला ही नहीं इसने। अंजू, तो ये सोनिया, ठीक है, इन्होंने तो एक्सप्लेन कर दिया इसको। तो सोनू, यहाँ पर ये गणेश का सॉरी यूनिट भी लड़कियां हैं हम भाई, कर लड़के लेते ज्यादा हैं। से देखो नहीं है बहुत इसमें। कुछ था इसमें, यूएनओ के जो 6 अंग हैं उनको भी 2-3 पढ़ना था। लड़के अगर उनको हम पढ़ते तो आधा घंटा उसमें लग जाता। लेकिन वो पढ़ने से क्या होगा? वो पढ़ने से बस यही है कि ये सब आप ग्रेजुएशन पढ़ चुके हो कि संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके अंग, ये तो रिपीट करने वाली बात होगी, तो रिवाइज कर लेना आप लोग। मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कुछ समझाने की ज़रूरत है, आप लोग ऑलरेडी ये सब पढ़ चुके हैं। जितने भी अंग हैं वो किस तरह से काम करते हैं, 5 स्थायी सदस्य होते हैं, 15 अस्थायी सदस्य होते हैं और कुछ ऑब्जर्वर भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो आप समझते हैं और हर संस्था का अपना एक वर्किंग कल्चर होता है,
फंक्शन होता है, बीए में पढ़ाया था। ये सब, और अध्यक्ष होता है, सेक्रेटरी होता है, इस तरह से करके हर संगठन में कुछ ऑफिसर्स होते हैं, तो ये सब आप लोग कर लेना। आज हम 9वां जो हमारा यूनिट है वो है निशस्त्रीकरण एंड शस्त्र नियंत्रण, अस्त्र शस्त्र नियंत्रण, डिसआर्मामेंट एंड आर्म्स कंट्रोल। दुनिया भर में एक कोई भी दो देश होंगे तो दो देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा, उनके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, पॉलिटिकल इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, हर देश के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंटरेस्ट होते हैं। डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बनाते समय इन चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है कि दो देशों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट है वो क्या है। जैसे अभी किसी ने कहा कि नीतू नेशनल ने क्लास इंटरेस्ट सबसे लेफ्ट कर ऊपर, ली। बिल्कुल सही बात है, नेशनल इंटरेस्ट सबसे ऊपर, उसी के लिए ही तो सारी फॉरेन पॉलिसी निर्भर करती है कि वो नेशनल इंटरेस्ट क्या रहेगा। तो क्या? कोई भी देश हथियारों का निर्माण करता है तो इसके पीछे दो दो जो हैं वो फैक्टर काम करते हैं। पहला तो ये कि अपनी रक्षा करना है, और दूसरा ये कि जरूरत पड़ने पर युद्ध करना है। सिंपल सी बात है। तो शस्त्रों की होड़ या आ, धड़ल्ले से हथियार खरीदना, इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, कि कोई भी युद्ध जैसी स्थिति बन सकती है। जैसे कि मैंने अपनी क्लास में कुछ कुछ पापा क्लासेस तेरा पहले इंजन मैंने बढ़ा देगा, बताया ध्यान था रखिए। कि इंटरनेशनल तो कहने पे प्लेटफॉर्म पे मेरे को जो है डर का, बड़े अमीर देश जो है वो डर का माहौल पैदा करते हैं ताकि उस डर के माहौल में हथियारों की खरीद इंटरेस्ट बिक्री शो कर बढ़ रहा है। सके, क्योंकि हथियारों की खरीद बिक्री एक बहुत बड़ा इकोनॉमी इंटरेस्ट पैदा करता है बड़े देशों के लिए। जैसे अमेरिका वगैरह के लिए हथियार बेचने से उनके देश की इकोनॉमी और जीडीपी बहुत मजबूत होती है, लेकिन इसके लिए हथियार बेचने वाला माहौल भी चाहिए होगा, लेकिन ये माहौल होता है डर। तो हो सकता है जितना भी डर इस दुनिया में फैला हुआ है वो फैलाया हुआ है, वो क्रिएटेड है, बनाया गया है, उसकी रचना की गई है, डर को रचा गया है, ये भी है। तो युद्ध जैसी परिस्थितियां बनी रहने से ये जो अमीर देश हैं उनको बड़ा लाभ होता है, उनको फायदा होता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जो जैसे मार से अमेरिका के ऊपर जो आतंकी हमला हुआ, मैं तेरे उस हमले के बाद अमेरिका इसको बहुत और दूसरे तरीके से भी हैंडल कर सकता था, करके खाना मिल जाएगा। दूसरे तरीके से भी इसका समाधान निकाला जा सकता था, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर उसने जिस तरह से आतंकवादियों को ढूंढना और दूसरे देशों की जो सॉवरेंटी है वहाँ को चोट पहुंचाकर वहाँ पे आतंकवाद को रोकने के नाम पर जो वहाँ पर हिंसा, अमेरिकन सेना और अमेरिका की जो राजनीति और आर्थिक जो नीतियां हैं वो दूसरे देशों के टकराहट से जो उभर रही है, बन रही थी, तो उसने दुनिया भर में एक लड़ाई झगड़े टेंशन वाला माहौल बनाया 10-15 साल तक। तो आज की डेट में जो दुनिया भर में आर्म्स डीलिंग हो रही है, आर्म्स रेस हो रहा है, एक दौर था जब हथियारों को रोकने के लिए और हथियारों को खात्मा करने के लिए, मतलब निशस्त्रीकरण के लिए सीटीबीटी, एनपीटी, ये सारे जो संधियां की जा रही थी और ट्रीटी की जा रही थी और ये साइन कराए जा रहे थे कि दुनिया में हथियारों की संख्या कम होनी चाहिए। तो ये जो 1970-80 के दशक में हथियारों को कम करने की जो बड़ी गर्मजोशी के साथ जो मुहिम चलाई जा रही थी, आज वो मुहिम खत्म हो गई है। आज ये कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं, आज तो हथियार खरीदो बेचो ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। लेकिन ये जो भारी मात्रा में जो है मास डिस्ट्रक्शन के जो हथियार बन रहे हैं, जो परमाणु बम अमेरिका ने गिराए थे वो कितने विध्वंसक थे, लेकिन कहा जा रहा है कि आज के जो बम हैं, आज के जो मास डिस्ट्रक्शन के जो हथियार हैं वो उन बमों से 1000 गुना ज्यादा खतरनाक है। तो ये होने के बावजूद भी इसको कंट्रोल करने के बारे में कोई मुहिम नहीं छेड़ी जा रही है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कोई मुहिम नहीं छेड़ रहा। इंडिया में, अमेरिका में, चाइना में हथियारों को रोकने और इनको ख़त्म करने के बारे में कोई काम ही नहीं हो रहा है। तो ये बड़ी चिंता की विषय है या नहीं है? ये कोई मुद्दा है या नहीं है? मुझे लगता है मुद्दा नहीं है अब ये कोई मुद्दा नहीं रहा, क्योंकि किसी भी देश से अगर आप ये कहें, पूछें, जैसे भारत से ही अगर हम ये पूछें
कोई अगर अमेरिकन या जर्मनी का कोई पत्रकार भारत से पूछे कि आप परमाणु बम बनाए जा रहे हो, तो ये किस लिए बना रहे हो? तो अब सभी देशों का एक ही कहना है कि हम ये अपने बचाव में सेल्फ डिफेंस के लिए कर रहे हैं। हम किसी पे हमला करने के लिए नहीं, ये हमारी सुरक्षा के लिए हम कर रहे हैं। तो देखो 100, 150, 200 साल में किस तरह से आइडियोलॉजी चेंज हुई है कि आज जो है हथियारों का निर्माण, बचाव, सेल्फ डिफेंस, डेवलपमेंट इन सब चीज़ों के लिए किया जा रहा है। तो न्यूक्लियर डील भी इंडिया और अमेरिका के बीच में जो न्यूक्लियर डील हुई, तो वो भी इंडियन एनर्जी रिसोर्सेज के सेक्टर में डेवलपमेंट करने के लिए बहुत कारगर साबित होगा, इसलिए ये डील की गई। इसका मतलब ये नहीं था कि हथियारों परमाणु बमों का टेस्ट रोजाना करेंगे और रोजाना बम फोड़ फोड़ के उनको टेस्ट किया जाएगा, इसके लिए नहीं। और हमने जब परमाणु टेस्ट किया तो अमेरिका ने हमारे पर कुछ प्रतिबंध लगाए। दुनिया के बड़े देश जो हैं वो नहीं चाहते कि उनके अलावा कोई और देश जो है वो हथियारों की होड़ में शामिल हो, इसलिए सीटीबीटी अमेरिका ने इंट्रोड्यूस किया, एनपीटी अमेरिका ने इंट्रोड्यूस किया, लेकिन इनके ऊपर खुद ने साइन नहीं किया और बाकी दुनिया से उम्मीद कर रहा है कि वो साइन करेंगे। तो भारत के पास भी आया, भारत ने साइन नहीं किया। भारत ने क्यों साइन नहीं किया? भारत का ये कहना है कि बड़े देश अगर साइन नहीं कर रहे तो हम क्यों करें, और हमारा कोई मकसद युद्ध का तो है ही नहीं। हमारा तो इतिहास ही ऐसा रहा है कि हमने कभी युद्ध नहीं किया, हमने कभी किसी देश को जीता नहीं, तो फिर हम इस पर साइन भी नहीं करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। डिसआर्ममेंट, निरस्त्रीकरण, डिसआर्ममेंट एक दौर था। से कोल्ड वॉर के बाद क्या हुआ कि अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों ही धड़ाधड़ हथियार बनाने के रेस में शामिल हो गए, और यही देखा देखी दुनिया के सभी देश, जैसे रूस के 2 मित्र देश, सोवियत यूनियन के मित्र देश और अमेरिका के जो मित्र देश हैं, गुट देश, ये सब हथियार बनाने की होड़ में लग गए। तो हथियार बनाने की होड़ ने पूरी दुनिया में डर का माहौल बनाया कि युद्ध कभी भी हो सकते हैं, और यूएनओ का जो उद्देश्य है युद्धों को कम करना, रोकना, टेंशन को खत्म करना। तो यहाँ पर निरस्त्रीकरण एक विचार उभर के आया कि किसी भी तरह से युद्धों को रोकना हो और युद्ध के खतरे को टालने के लिए निरस्त्रीकरण जरूरी है। प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ? उसके पीछे एक कारण ये भी था कि हथियारों की होड़ शुरू हो गई, खूब हथियार खरीदे बेचे जाने लगे। ये भी एक वजह का था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का भी एक बहुत बड़ा कारण यही था। लीग ऑफ नेशंस बना। लीग ऑफ नेशंस ने बनते ही सबसे पहला काम किया निरस्त्रीकरण, डिसआर्मामेंट, कि अमीर देश जो हैं, बड़े देश जो हैं, वो हथियारों की होड़ को रोकें और मास डिस्ट्रक्शन की जो वेपन है उसको तुरंत निर्माण से हटा दिया जाए। तो इससे क्या होगा? इससे हथियारों के निर्माण में कमी आएगी, तो पीस मेंटेन करने में आसानी होगी, सुविधा होगी। इसके लिए निरस्त्रीकरण बहुत जरूरी रहेगा। तो निरस्त्रीकरण करने के लिए, निशस्त्रीकरण करने के लिए, डिसआर्ममेंट के लिए यूएनओ, लीग ऑफ नेशंस, ये कहाँ तक सफल हुए? तो हमें लगता है कि ये ज़्यादा सफल नहीं हुए, क्योंकि आज भी अगर 2023-24 की बात करें, आज भी दुनिया भर में जो वेपन्स हैं वो बनते चले जा रहे हैं। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें सफलता हासिल नहीं हो पाई, क्योंकि किसी भी यूएनओ का कोई भी उद्देश्य होगा वो तब तक सफल नहीं होगा जब तक कि परमानेंट मेंबर्स उसके ऊपर सारे सहमत नहीं होंगे तब तक। जैसे बड़े देश अगर जब तक किसी चीज़ की शुरुआत नहीं करेंगे तो उसको देखा-देखी डेवलपिंग कंट्रीज़ और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उसे फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि बड़े देश अगर हथियारों का निर्माण करेंगे तो दुनिया भर में डर का, भय का माहौल बना रहेगा, और ये हथियारों की खरीद-बिक्री का सबसे बड़ा कारण है डर। तो डर ने हथियारों को और डर पैदा करने के लिए युद्धों का होना बहुत ज़रूरी है। दुनिया भर में छोटे-मोटे युद्ध होते रहेंगे, तो डर बना रहेगा, मेंटेन रहेगा और हथियारों की खरीद-बिक्री होती रहेगी। तो अब देखो आप क्या सोचते हैं? आप इमेजिन करिए कि कोई डॉक्टर चाहेगा कि समाज में सब लोग स्वस्थ हो जाएँ।
कोई वकील चाहेगा कि समाज में सब लोग शांति से रहें, कोई लड़ाई झगड़ा ना करें? नहीं चाहेगा। ये लोग जिस तरह के प्रोफ़ेशन में हैं, इस तरह से इस तरह से ये लोग हमेशा चाहेंगे कि बीमारी फैलती रहे। वकील चाहेगा कि लड़ाई झगड़े होते रहें, हमें केस मिलते रहें। मतलब वो उनसे पूछोगे कि आप क्या चाहते हो? डॉक्टर तो हमेशा लोगों को ठीक करने की बात करता है। एथिकल और मोरालिटी तो यही है कि अच्छे लोग हमेशा यही बोलेंगे कि लड़ाई नहीं होनी चाहिए, झगड़े नहीं होने चाहिए। अब आप इमेजिन करो कि शमशान घाट का सामान जिस दुकान पे मिलता है, वो आदमी सुबह-सुबह जब दुकान खोलता होगा, तो क्या कहता होगा? उसका धंधा तो तभी चलेगा ना जब कोई मरेगा। तो वो उसके सामने क्या संकट कि आप किसी के मरने की दुआ तो नहीं कर सकते ना। इमेजिन करो लेकिन कोई दुकानदार अगर कोई कोई मतलब अंतिम संस्कार का सामान बेचने वाला दुकानदार अगर ये कहे, हे भगवान आज कुछ लोगों को मार डालना नहीं तो मेरा तो बिज़नेस चलेगा नहीं। ये अंतिम संस्कार का सामान तो तभी लोग खरीदेंगे ना जब किसी का सच में अंतिम घड़ी आ जाए, मर जाए कोई, तभी मेरा सामान बिकेगा। तो उम, कोई शमशान घाट के सामान बेचने वाला मृत्यु का सामान बेचने वाला, तो उसके सामने कितनी कठिन परिस्थिति आ जाती होगी। वो ये भी नहीं कह पाएगा कि कोई ना मरे, सब लोग स्वस्थ रहें, ठीक रहें, तो अगर ऐसा ही होगा कोई मरेगा ही नहीं तो वो भूखा मर जाएगा। लेकिन वो ये भी दुआ नहीं कर पा रहा है नैतिकता की वजह से कि कुछ लोग मर जाएँ तो मेरे यहाँ पे सामान बिक जाए, ये भी नहीं कर सकता। तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई डॉक्टर अगर ये कहे कि हे भगवान लोग बीमार पड़ते रहें, कोई ठीक ना हो, ये बिल्कुल वैसे ही है। जैसे कोई हथियार बेचने वाला देश ये कहे कि भाई दुनिया में ना लड़ाई झगड़े होते रहने चाहिए, हमारा हथियार बिकेगा। लड़ाई झगड़े होते रहने चाहिए और अगर दुनिया भर में शांति है, तो कुछ ऐसा करो कि लड़ाई झगड़े हो जाएँ। तो कहीं न कहीं वुडरो विल्सन अगर ये कहते हैं कि हथियारों का हथियारों वाला युद्ध जो है, सशस्त्र युद्ध या युद्ध ही शांति स्थापित करने का एकमात्र तरीका है। तो कहीं न कहीं ये भी कह रहे हैं कि हथियार खरीदो, बेचो, हथियारों की होड़ में शामिल हो जाओ और खूब हथियार खरीदो और खूब लड़ाई जैसी स्थिति बनाए रखो क्योंकि यही जो है वो पीस को मेंटेन करेगा और ज़रूरत पड़े तो लड़ लो। तो आप अमेरिका की किसी राष्ट्रपति से और क्या उम्मीद करोगे? मैं भूल जाता हूँ इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बाद में देखूंगा। अभी सुन रहा हूँ लाइव। तो देखो हर बात का एक एंगल होता है, एक व्यू पॉइंट होता है। आपका भी कुछ व्यू पॉइंट है और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इंटरनेशनल जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनमें हर देश का अपना-अपना स्वार्थ होता है, अपने-अपने व्यू पॉइंट होते हैं। तो अमेरिका कौन है? वो है चौधरी। पूरी दुनिया का जो है वो चौधरी है। वो अपने हिसाब से दुनिया को देखता है और दुनिया के गरीब देश अमेरिका के नज़रिए से समर्थन रखने की कोशिश करते हैं कि इस तरह से एक व्यू पॉइंट है। इकोनॉमी आज अमेरिका की जिस तरह से इकोनॉमी स्ट्रांग है, चाइना की, इंडिया की और कुछ पावर सेंटर्स जो दुनिया की उभरती हुई शक्तियों की बात करें, 7-8 दुनिया के देश ऐसे हैं, जिनकी इकोनॉमी, जीडीपी और जिनकी उम, जो सामरिक जो शक्ति है, मिलिट्री पावर्स है, तो ये दुनिया में सफल क्यों हो रहे हैं? कोई भारत है, कितने साल हो गए कोई लड़ाई नहीं हुई, लेकिन लगातार हथियार खरीदे जा रहा है। भारत के पास कुछ ऐसे हथियार हैं जो हथियार बेच भी रहा है, दुनिया के कुछ देशों को हमें भारत जो है हथियार बेच भी रहा है। तो पीस को प्रमोट करने वाले, पीस को सपोर्ट करने वाले जो बहुत सारे देश हैं, वो हथियार बेच रहे हैं। इमेजिन करो कि गांधी का देश, जो गांधी अहिंसा की बात करते चले गए, जो अहिंसा के सबसे बड़े प्रेमी रहे, जिन्होंने असहयोग आंदोलन में एक छोटी-सी घटना की वजह से आंदोलन वापस ले लिया। इतना अहिंसा की बात करने वाला गांधी का देश जो है वो हथियारों की होड़ में लगा हो, परमाणु हथियार परीक्षण कर रहा हो, आए दिन हथियार बना भी रहा है, हथियार बेच भी रहा है। तो एक तरह से पूरी दुनिया गांधीयन आइडियोलॉजी को फॉलो करने की बात करती है और दूसरी तरफ हथियारों के निर्माण में भी लगी है। अमेरिका और भारत दोनों ही गांधीयन फिलॉसफी की बात करते हैं। अफ्रीका के बहुत सारे देश गांधीयन आइडियोलॉजी की बात करते हैं। तो ये सारे दुनिया के खतरनाक हथियारों की होड़ में शामिल
और खूब सारे हथियारों के ज़ख़ीरा इन देशों के पास है और वो बात करते हैं गांधीयन आइडियोलॉजी की, पीस मेंटेनेंस की बात करते हैं, पीस बिल्डिंग की बात करते हैं। ये जितने भी एमए में जितने भी पेपर हैं जो पीस बिल्डिंग, पीस कॉन्फ्लिक्ट रिज़ॉल्यूशन जो है गांधीयन वे, इन सब की बात करती हैं, सारे के सारे गांधीयन आइडियोलॉजी से प्रॉब्लम को सॉल्यूशन की बात करते हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ कागजी कार्रवाई और कागजी पढ़ाई-लिखाई तक ही रह गया है? या फिर इंटरनेशनल जो रिलेशन है, वो आइडियोलॉजी पर नहीं, रियलिज़्म पर चल रही है? तो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ा है, उसके अंदर आपने कॉन्फ्लिक्ट रिज़ॉल्यूशन और वहाँ पे आपने रियलिज़्म पढ़ा होगा, मॉर्गेंथो को पढ़ा होगा। तो वो किस तरह से जो है आदर्शवाद और यथार्थवाद के बीच में जो तुलना है, ये सब पढ़ चुके हैं आप लोग। तो आज दुनिया जो है वो आदर्शवादी ना रहकर यथार्थवादी हो चुकी है। आदर्शवाद ने दुनिया भर में आदर्शवादी विचारधारा का जब बोलबाला था तो दुनिया भर में कॉन्फ्लिक्ट, युद्ध और महायुद्ध हुए हैं। इतिहास गवाह है कि आदर्शवादी युग में युद्ध ज़्यादा हुए हैं। तो यथार्थवादी जो है आदर्शवादियों का मजाक उड़ाते हैं कि तुम लोग शांति की बात करते हो, लेकिन तुम शांतिवादियों के बीच में जब शांति काल चल रहा था उस समय युद्ध सबसे ज़्यादा युद्ध हुए। और जब यथार्थवाद आया, जब प्रैक्टिकल आइडियोलॉजी, रियलिज्म जब इफेक्ट हुआ तो युद्धों में कमी आई। तो युद्धों में कमी आने की वजह भी रियलिज्म, कि जो परिस्थितियां बनी हुई है उसको वैसे ही स्वीकार कर लेना यथार्थवाद है। तो वर्तमान में जीना और परिस्थिति के हिसाब से अपने नीतियों में परिवर्तन करना रियलिज्म कहलाता है। और रियलिज्म ने आज दुनिया भर में युद्धों को रोकने में कारगर साबित हुआ। अब इसकी आप आलोचना भी कर सकते हो कि रियलिज्म होने के बावजूद भी आदर्शवाद अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जितने भी दुनिया भर में आदर्शवादी विचारक हैं, उन विचारकों के जो महत्व है वो आज भी जो है, जो पीस जो इनिशिएटिव है उसकी इंपॉर्टेंस आज भी है। यूएनओ जिस तरह से, यूएनओ क्या है? यूएनओ एक आदर्शवाद है। अगर आप कहो यूएनओ ने कुछ सफलता हासिल की है तो इसका मतलब ये है कि आदर्शवाद ने सफलता हासिल की है। यूएनओ क्या है? लीग ऑफ नेशंस क्या है? दुनिया की जितनी भी संस्थाएं पीस की बात करती हैं वो सब क्या है? ये सब आदर्शवादी है। यूएनओ के जो विचार हैं वो सब आदर्शवादी विचार हैं। उन विचारों का वास्तविकता से थोड़ा दूरी है, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि आदर्शवाद और यथार्थवाद दोनों का मिलन बहुत ज़रूरी है। यथार्थवादी विचारधारा के साथ-साथ हमें आदर्शवादी विचारधारा को भी फ़ॉलो करने की ज़रूरत है। तो लॉरेंस फ्रीडम एक थिंकर हैं, ऑथर हैं। उन्होंने एक किताब लिखी थी द इवोल्यूशन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। उसमें उन्होंने ये कहा था कि हथियारों को पूरी तरह से ख़त्म करने की जगह पर हथियारों पर नियंत्रण रखना बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। तो हथियारों को ख़त्म नहीं करना है, लेकिन हथियारों पे नियंत्रण करना है कि भाई जितने अब बना लिए हथियार वहीं तक रहो, इसके आगे और हथियार मत बनाओ। तो डियर फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि शस्त्रों के ऊपर नियंत्रण करना या शस्त्रों को ख़त्म कर देने से क्या सच में पीस मेंटेन हो जाएगा? क्या हथियारों के निर्माण को रोक देने से दुनिया में शांति स्थापित हो जाएगी? तो क्या निरस्त्रीकरण यानी कि शस्त्रों को ख़त्म करना, डिसआर्मामेंट आज के समय में प्रासंगिक है? क्या हथियारों के निर्माण को रोकने से युद्ध खत्म हो जाएंगे? संघर्ष खत्म हो जाएंगे? नहीं बताइए। सर, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग दौर में जैसे भी टेक्नोलॉजी ना भी रही हो फिर भी युद्ध हुआ करते थे। एंशियंट काल में सर वो ईंट पत्थरों से युद्ध हुआ करते थे, छोटे छोटे हथियारों से युद्ध हुआ करते थे, फिर लाठी डंडों से, फिर तलवारों से। तो सर अगर बड़े हथियार बनना बंद भी हो जाएंगे तब भी सर युद्ध का रूप नहीं बदलेगा। सर युद्ध तो होते रहेंगे, चाहे हथियार बदल जाएं लेकिन युद्ध होंगे। जैसे कारगिल से पहले जो युद्ध हुआ था उसमें वर्ल्ड वार सेकेंड के हथियार यूज हुए थे, फिर कारगिल में दूसरे यूज हुए, फिर अब होगा तो डिफरेंट हथियार यूज होंगे। तो सर अगर मॉडर्न हथियार बनना बंद भी हो जाए लेकिन युद्ध का रूप बदल जाएगा, लेकिन सर युद्ध नहीं रुकेगा। बिल्कुल ठीक ठीक, सही बात।
ठीक। तो अच्छा ठीक है कि युद्धों को रोका नहीं जा सकता, डिसआर्मामेंट से भी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि मतलब इसके दोनों पक्ष हैं। दोनों पक्ष की बात करेंगे कि रिलेवेंस है भी और रिलेवेंस नहीं भी है। देखो, कोई हथियारों का निर्माण को रोक देने से समस्या का समाधान तो नहीं होगा, लेकिन ये बहुत सारे समाधानों में से एक समाधान तो है। ये भी हमें मास डिस्ट्रक्शन को सर रोक सकता है। हाँ, ये जो है ना, जैसे हमारे मन में खतरनाक विचार आते हैं, अगर वो विचार ही नहीं उठेंगे तो हम खतरनाक नहीं बनेंगे। कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, हालांकि वो 1% 2% कंट्रोल किया जा सकता है। हालात को बिगड़ने से रोका जा सकता है, थोड़ी दिन के लिए, थोड़ी देर के लिए, और धीरे धीरे लंबे समय तक प्रयास करने से ये चीजें खत्म हो जाएंगी। जैसे कि किसी स्टेट में, जैसे कि पब्लिक प्लेसेस में स्मोकिंग अब लगभग खत्म हो गई है। मैं सरकारी संस्थाओं में, प्राइवेट संस्थाओं में आप देखते होंगे कि उस पूरी बिल्डिंग में कोई खुलेआम सिगरेट बीड़ी पीता हुआ आपको नजर नहीं आएगा। ऐसी अब शुरुआत एक लंबे समय से चल रही है, तो काफी जगहों पे नो स्मोकिंग जोन बन गया है। जब ये शुरू शुरू में आया था कि नो स्मोकिंग जोन, लोग सिगरेट पी लेते थे कहीं पे भी, बस में, मेट्रो के, जैसे अब तो मेट्रो आ गई है, मेट्रो में तो कोई चांस ही नहीं है, लेकिन लोग पहले बसों में, ऑटो में, यहाँ वहाँ खुलेआम खूब पीते थे बीड़ी सिगरेट और ये वो। लेकिन पिछले 7 8 9 साल में इस तरह से नो स्मोकिंग हर जगह पे इस तरह से लिखा हुआ है कि लोगों ने थोड़ा अपने आप को कंट्रोल कर लिया। तो उसी तरह से अगर दुनिया भर में हथियारों का निर्माण पे रोक लगे, हालांकि रोक लगाने की पहल तो की गई है, लेकिन रोक कोई नहीं रहा है। सीटीबीटी एनपीटी पे दुनिया भर के सारे देश साइन कर देते और उसके बाद कोई हथियार नहीं बनाता तो दुनिया एक अलग तरीके की भी हो सकती थी। हथियारों को रोक देने से दुनिया कुछ और तरीके की भी हो सकती थी। आज पूरी दुनिया बारूद के ढेर पे बैठी हुई है। हल्का सा विद्रोह, हल्का सा कुछ हो जाए तो युद्ध भड़क सकता है। लेकिन क्योंकि पढ़े लिखे लोगों का और एक यथार्थवादी विचार का भी अब काफी दबदबा है, और एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में जो है वो ट्रेड एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो गया है कि लड़ाई को रोक के ट्रेड पार्टनरशिप और फ्रेंडशिप इस तरह से एक ग्लोबल फ्रेटर्निटी का एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया जाए ताकि विद्रोह का कम हो सके। इसी वजह से आज देखो दो ऐसी ऐसी जगहों पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, वो लड़ाइयाँ वर्ल्ड वार के लिए कारण बन सकती है, लेकिन फिर भी वर्ल्ड वार नहीं हो रहा है कि 50 देश इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, रोके हुए हैं अपने आप को। वरना तो लोग देश जो है वो साइड लेने लगते हैं। जैसे कि कोल्ड वार के दौरान में पूरी दुनिया दो भागों में बटने जैसी स्थिति हो गई थी। भारत जैसे देशों ने गुटनिरपेक्ष नीति अपनाकर किसी भी पक्ष में ना जाना और तटस्थ रहने के बारे में, मतलब गुटनिरपेक्ष रहने के बारे में फैसला लिया। अच्छा, गुटनिरपेक्ष होना और तटस्थ होना दो अलग अलग बात है। गुटनिरपेक्ष का मतलब ये होता है कि किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, और तटस्थ मतलब होना ये होता है कि कुछ भी हो जाए हम जो है अपने विचारों में कोई बदलाव नहीं लाएंगे, हमारा कोई स्टैंड ही नहीं होगा किसी पर भी। काम करवा करवा के बीमार कर रखा है। धीरे बोल लो। काम करवा के बीमार कर रखा है। तो इसमें 1996 का सीटीबीटी, 1963 से लेकर जो कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी शुरू हुआ था, तब से लेकर इसके अंतर्गत जो बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिक वेपन कन्वेंशन, उसके बाद CWC केमिकल वेपन कन्वेंशन, ये जो इवेंट्स थे यहाँ से होते हुए ये सारे जो है मास डिस्ट्रक्शन के जो हथियार हैं उनको ख़त्म करना, कम करना, नष्ट कर देना, इस तरह के एग्रीमेंट्स और इस तरह के ट्रीटी और डील्स, इन सबको इग्नोर किया गया। हालांकि अच्छे कदम उठाए गए थे कि इनमें हथियारों में कमी होनी चाहिए, विकास इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो खैर फिर भी यूएनओ का जो मकसद है पूरे वर्ल्ड के पीस के लिए, वो मकसद तो बहुत अच्छा है, उद्देश्य बहुत ही पवित्र है, लेकिन
हर देश अपने हिसाब से अपने जो फॉरेन पॉलिसी है, अपने जो नेशनल इंटरेस्ट है, उसको वैल्यू देता है, उसको इम्पोर्टेंस देता है। इस और सबकी पॉलिटिकल, ज्योग्राफिकल कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन, पॉलिटिकल, कल्चरल कंडीशन सब हर देश की अलग-अलग होती है। इसलिए जैसे कि भारत के जो चारों तरफ का जो एटमॉस्फेयर है, वो भारत की सुरक्षा के लिए एक चिंता का विषय है। अगर भारत हथियारों के निर्माण पे रोक लगा देगा, तो उसकी जो इंटरनल सिक्योरिटी है और एक्सटर्नल जो सिक्योरिटी है, वो खतरा बन जाएगा उसके लिए, भारत के लिए। इसलिए भारत के लिए मजबूरी है कि ऐसे किसी भी संधि पर हस्ताक्षर ना करे जो उसके हथियारों के निर्माण पर रोक लगा दे, तो ये खतरनाक स्थिति हो सकती है। जैसे मान लो भारत साइन कर देगा कि हम हथियार नहीं बनाएँगे और चीन अगर साइन ना करे, तो भारत के लिए एक चिंता की स्थिति बनी रहेगी और हमेशा यहाँ की जो आर्थिक स्थिति है और राजनीतिक स्थिति है, वो इम्बैलेंस बनी रहेगी, अस्थिर बनी रहेगी। इसलिए भारत के लिए ये ज़रूरी है कि वो किसी भी ऐसे मुहिम में शामिल ना हो, जो भेदभावपूर्ण हो। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। 10 मिनट बाद मिलते हैं। एमपीएससी 07 के लिए अगली क्लास में मिलते हैं। 10 मिनट का एक ब्रेक लेते हैं, 10-15 मिनट का। तो हम लोग 11:05 या 11:10 पे मिलते हैं। तो अभी के लिए निकलते हैं और 11:05 पे या 11:10 पे हम मिलेंगे। तो मैं लिंक भेज दूँगा आपको। 10-15 मिनट में लिंक भेज दूँगा और मैक्सिमम 11:10 तक हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। तब तक आप लोग थोड़ा चाय-वाय लीजिए, पानी-वानी सर लीजिए। अटेंडेंस वगैरह नहीं लेंगे? ये मैं स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया है, इसी से ही हो ठीक है जाएगा। सर। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं 15 ओके मिनट सर, बाद। थैंक यू। हाँ, 15-20 मिनट, मैक्सिमम 20 मिनट बाद मिलते हैं। ओके। डिसमिस डिसमिस